हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष। आज हम एनसीईआरटी सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि क्लास 11th के एनसीईआरटी को हम पढ़ रहे हैं। आज का हमारा फोर्थ टॉपिक सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस है। इससे पहले हमने एनसीईआरटी क्लास 11th से संबंधित दो टॉपिक पे चर्चा कर चुके हैं और एक एक लाइन को हमने विस्तार से पढ़ा है, जिनमें स्वतंत्रता लिबर्टी या फिर समानता, जो कि इक्वेलिटी से संबंधित दो टॉपिक पहले से अपलोड कर चुके हैं। तीसरा हमारा टॉपिक जो कि जो राजनीतिक सिद्धांत है एनसीईआरटी 11th का, उसका चौथा टॉपिक है सामाजिक न्याय, जिसका आज हम जिक्र करेंगे। बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक लाइन को पढ़ेंगे। और ख़ास तौर पे ये लेक्चर उन व्यक्तियों या उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी मददगार होगा जो कि यूपी, बिहार या झारखंड या किसी भी अन्य बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको ये जो पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्राथमिक तौर पे एनसीईआरटी का पढ़ना बहुत लाभदायक होता है। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए एक बेस के रूप में काम कर रहा है और अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है, जहां कॉन्सेप्ट के से रिलेटेड या फिर कुछ फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जहां राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक थ्योरी की बात की जाती है। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। जहां तक मैं आपको बताया हूं कि एक एक लाइन एक एक पॉइंट को हम विस्तार से कवर करेंगे और हमारा ये लेक्चर 3 पार्ट में होगा। एक तो हमारा एक एक पॉइंट एक एक लाइन को हम पढ़ेंगे, जो कि विस्तार से पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, आप जुड़े रहिएगा हमसे। दूसरे नंबर पे हम इसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे, जिससे आपका थोड़ा और कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनेगा। और तीसरे नंबर पे कुछ दिनों के बाद इस पे एक रिवीजन टाइप का मैं शॉर्ट फॉर्म में लेके आऊँगा और उसके माध्यम से, मतलब की पॉइंट के माध्यम से रिवीजन हम करेंगे। तो बिना देर के आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पे पहला टॉपिक है, या शुरुआत कहें तो लिखता है कि प्रेम के बहुत से रंग होते हैं, ठीक है, और उसकी व्याख्या कर पाना आसान नहीं होता। प्रेम यानी प्यार, लव का अलग अलग रंग होता है। जैसे हर आदमी का पसंद अलग रंग तरह के कलर से होता है, हर व्यक्ति का पसंद अलग रंग से जुड़ा होता है, उसी तरह प्रेम के भी बहुत सारे रंग हैं और इसकी व्याख्या कर पाना आसान नहीं है। हो सकता है कि हमको जो पसंद है किसी और को नहीं पसंद है, तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है प्रेम का रंग। फिर भी हम अपनी अंतर्दृष्टि से यह समझ लेते हैं कि प्रेम का क्या मतलब है। इसके बावजूद इतनी अ, भिन्नता होते हुए भी हम अपने अंतर्मन यानी अंतर्दृष्टि से अनुभव करते हैं कि प्रेम का मतलब क्या है, और हर व्यक्ति के अनुसार उसका मतलब बदल जाता है। उसी तरह, ठीक उसी तरह न्याय के बारे में भी हमारी एक सहज अनुभूत समझ होती है, ठीक है। हालांकि हो सकता है कि हम उसकी ठीक ठीक परिभाषा नहीं दे सके, ठीक ठीक परिभाषा नहीं दे सके। इस मायने में न्याय भी बहुत हद तक प्रेम जैसा है। अब देखिए, न्याय का मतलब ही है, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ आपको, कि न्याय की एक सार्वभौमिक परिभाषा की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। न्याय का जो एक व्यवहारिक रूप क्या होना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। अब इसका कहने का तात्पर्य, जो लाइन हम पढ़े हैं, कि मतलब न्याय के बारे में या जस्टिस के बारे में भी किसी एक व्यक्ति के विचार को हम लोग पूर्णतः स्वीकार नहीं कर सकते। न्याय का अलग अलग, हर समुदाय से जाइएगा तो हर समुदाय में न्याय का मतलब बदल जाता है, हर देश दुनिया में आप जाइएगा तो न्याय का मतलब बदल जाता है। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि इस मायने में न्याय भी बहुत हद तक प्रेम जैसा है, जिसके अतिरिक्त प्रेम और न्याय दोनों अपने सार्थकों में भाव भाव प्रवण अनुक्रियाएं पैदा करती हैं। अब आदमी को जिस हिसाब से जब अनुभव होता है, जैसे प्रेम का क्या है कि आपको किसी के प्रति प्रेम आया, तो प्रेम का भी बहुत मायने है। आपकी प्रेमिका के प्रति प्रेम हो सकता है, आपके माता पिता के प्रति प्रेम हो सकता है। तो प्रेम का क्या प्रकट होने का समय है या कब प्रकट होता है, उसके वो परिस्थिति पर डिपेंड करता है। ठीक उसी प्रकार न्याय का भी सेम मतलब है कि न्याय कब कैसे अप्लाई होगा, किस परिस्थिति में किसके लिए क्या न्याय है, इस विषय में चर्चा। कुल मिला के कहा जाए तो न्याय सापेक्षिक है और उस परिस्थिति के अनुसार हम तय कर सकते हैं कि न्याय क्या होगा। हम एक सार्वभौमिक व्याख्या कर दे कि फलाने चीज को मान लीजिए कि हम एक्सेप्ट कर लिए कि फलाने चीज को खाना किसी एक समुदाय में बंद कर दिया जाए, लेकिन हम सेम अगर दूसरे समुदाय में देखें, किसी दूसरे धर्म में देखें, तो उस चीज को खाना अनिवार्य माना गया है। तो अगर हम बंद कर देते हैं तो किसी के साथ न्याय करने के चक्कर में दूसरे के साथ न्याय हुआ। मेरा कहने का तात्पर्य कुछ और है, लेकिन आप एक मोटा मोटी समझ गए होंगे कि न्याय का एक सार्वभौमिक मतलब की बात नहीं कर रहा है। न्याय सापेक्षिक है और हर परिस्थिति और समय पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक इंसान अपने लिए, जो हर इंसान है अपने लिए और कुछ हद तक बाकियों के लिए भी न्याय की मांग करता है या चाहता है कि न्याय हो।
अपने साथ साथ हम आसपास के लोगों को भी चाहते हैं कि उनके साथ भी जस्टिस हो, न्याय हो। हमारे समुदाय में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटनाएं होती हैं, जैसे हाल ही में दिल्ली में एक मर्डर हुआ, तो हम लोग उसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। तो सिर्फ हम अपने लिए न्याय की मांग मत नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी हम न्याय की मांग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रेम और न्याय में एक अंतर भी है, लेकिन दोनों में एक अंतर भी है। प्रेम क्या है? प्रेम उन लोगों से हमारे रिश्ते का एक पहलू है जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं। प्रेम क्या है? जिसके बारे में बहुत अच्छा से जानते हैं, आस पड़ोस हो गया, किसी प्रेमिका या प्रेमी के बारे में हो गया, माता पिता, जिसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं उसके प्रति हमारा प्रेम प्रकट होता है। ठीक है, तो प्रेम अच्छी तरह से जिनको हम जानते हैं उसके लिए आता है। जबकि न्याय का सरोकार समाज में हमारे जीवन और सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित करने के नियमों और तरीकों से होता है। कि न्याय क्या होना चाहिए? न्याय से एक व्यवस्था में कहीं ना कहीं व्यवस्थित और नियमित करने के लिए, समाज को नियमित या व्यवस्थित करने के लिए हम न्याय की बात करते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसा घटना हुआ जो कि आपत्तिजनक है, जिससे अराजकता फैल सकती है, तो उस कंडीशन में अगर हम न्याय की मांग नहीं करेंगे तो समाज या सामाजिक व्यवस्था उथल पुथल या फिर गर्त में चला जाएगा। तो न्याय की मांग हम इसलिए भी क्या करते हैं, चूंकि सामाजिक या सार्वजनिक व्यवस्था को व्यवस्थित किया जाए, साथ ही साथ विभिन्न नियमों और तरीकों से उसको रेगुलेट किया जाए, जिसके द्वारा समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच सामाजिक लाभ और सामाजिक कर्तव्यों का बंटवारा किया जाता है। इसलिए न्याय के प्रश्न राजनीति के लिए केंद्रीय महत्व का है। अब न्याय का प्रश्न क्या है? राजनीति के लिए, पॉलिटिक्स के लिए केंद्रीय महत्व का चीज है। आगे बढ़िए। इसलिए न्याय के प्रश्न राजनीति के लिए एक केंद्रीय महत्व का चीज है। आगे देखिए, इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप सामाजिक न्याय की अवधारणा से जुड़े निम्न बिंदुओं या मुद्दों को समझने में सक्षम होंगे। कुछ बातें होंगी जिसको आप समझ पाएंगे। तो क्या क्या पॉइंट है, देखते हैं। पहला पॉइंट है कि आप न्याय के बारे में उन सिद्धांतों को पहचान सकेंगे जो अलग अलग समाजों और अलग अलग समय में सामने रखे गए। ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आप समझ पाएंगे कि वितरणात्मक न्याय का क्या मतलब है, न्याय का वितरण से क्या आप समझते हैं, इसके बारे में समझेंगे। हम रॉल्स के इस तर्क की चर्चा करेंगे। निष्पक्ष और न्यायपरक समाज सभी सदस्यों के हित में होता है, इसे तार्किक आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। तो इसमें जो अभी तक हम लोग पढ़ेंगे उसमें जॉन रॉल्स को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि जहाँ भी न्याय का विषय आता है तो जॉन रॉल्स सबसे उसके अग्रणी विचारक हैं, अग्रणी दार्शनिक हैं, और उनके द्वारा एक व्यवस्थित न्याय का सिद्धांत जो कि 1971 में थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस में दिया गया था। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे का हमारा टॉपिक है कि न्याय क्या है, जस्टिस क्या है, न्याय की बात हम क्यों करते हैं, न्याय का क्या अर्थ है और किस परिस्थिति में कब न्याय होता है। तो इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बड़ा वीडियो होगा तो आप इससे जुड़े रहें। तमाम संस्कृतियों और परंपराओं को न्याय के प्रश्न से जूझना पड़ता है। तमाम संस्कृतियों और परंपराओं को न्याय के प्रश्न से जूझना पड़ता है, भले ही उन्होंने इस अवधारणा की व्याख्या भिन्न भिन्न तरीके से की हो। उदाहरण के लिए प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जोड़ा जाता था। प्राचीन स्थिति या प्राचीन समाज में क्या होता था कि न्याय का मतलब, न्याय को धर्म से जोड़ के हम लोग देखते थे, और धर्म का नियोजित सामाजिक व्यवस्था कायम रखता था। ठीक है, और धर्म का जो नियोजित सामाजिक व्यवस्था कायम रखना राजा का प्राथमिक कार्य था। मतलब राजा को एक दायित्व दे दिया गया था कि आप धर्म के माध्यम से ही आपका कर्तव्य है कि एक न्याय का माहौल बनाएं या फिर न्याय करें। तो धार्मिक महत्व का न्याय था उस समय। जैसे चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशियस का तर्क है कि, अब यहाँ एक एक पॉइंट को आप देखते रहिएगा, उदाहरण के रूप में आपको दे रहा है। कन्फ्यूशियस का तर्क है कि गलत करने वाले को दंडित करें और भले लोगों को पुरस्कृत करें। अब कन्फ्यूशियस सेम चीज धर्म शास्त्र या धार्मिक न्याय के बारे में भी हम जानेंगे कि वहां पे जो गलत करता था उसको दंड दिया जाता था, और जो कुछ अच्छा करता था उसे प्रोत्साहन या पुरस्कार दिया जाता था। सेम चीज को आगे कन्फ्यूशियस, जो कि चीन का एक विचारक है, वो भी कहता है कि जो व्यक्ति अच्छा करता है उसको आप तो प्रोत्साहन करिए, लेकिन जो व्यक्ति गलत करता है उसको दंड दीजिए, ताकि वह दंड के दर से दोबारा गलत नहीं करे। और इस माध्यम से राजा न्याय को कायम रख सकता है। पूर्वी 4वीं सदी के एथेंस यूनान में प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में, प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है, ऑनलाइन क्वेश्चन में पूछ सकता है, द रिपब्लिक में न्याय के मुद्दे पर चर्चा की गई है। सुकरात और उनके युवा मित्रों ग्लाउकॉन और एंडीमेटस के बीच लंबी वार्ता के जरिए प्लेटो ने दिखाया कि हमारी न्याय से सरोकार होना चाहिए। अब कुछ चर्चाएं, जैसे कि प्लेटो का एक बुक है द रिपब्लिक में कुछ चर्चाएं की गई हैं, और इन चर्चाओं के माध्यम से, जैसे इस चर्चा में कौन कौन शामिल था, जैसे
सुकरात, सुकरात शब्द का मतलब है कि सुकरात खुद नहीं था, बल्कि प्लेटो अपने आप को सुकरात के रूप में रखता था। प्लेटो का मानना था कि मेरे पास जो है वो मेरा नहीं है, मेरे गुरु यानी सुकरात का दिया हुआ है। तो खुद को सुकरात के रूप में रखता था। साथ ही साथ उसके कुछ मित्र थे, यानी ग्लॉकनाव और एंडीमेटस। और इन दोनों के बीच कुछ वार्ताएं हुई जो कि न्याय का या न्याय से सरोकार या न्याय से संबंधित हैं। उन नौजवानों ने सुकरात से पूछा कि हमें न्याय संगत क्यों होना चाहिए। जो दो विचारक हैं, ग्लोकनाव और एंडीमेटस, उनका कहना था कि हमें आखिर न्याय से ही अ, या फिर न्याय के बारे में क्यों सोचना चाहिए और न्याय 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 संगत क्यों होना चाहिए। उनका आकलन यह था कि जो अन्यायी है वे न्यासी न्यायी लोगों से ज्यादा बेहतर स्थिति में है। अब देखिए, सुकरात का तर्क था कि जो अन्याय कर रहे हैं, जिस अन्याय स्थिति में रह रहे हैं, वे न्याय के तुलना में ज्यादा, सॉरी, यहाँ पे कहने का तात्पर्य इनका है, जो कि ग्लोकना और एंडीमेटस कहते हैं कि उनका आकलन यह था कि जो अन्यायी हैं वे न्यायी लोगों से ज्यादा बेहतर स्थिति में। अब यहाँ एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग को कहा गया है कि अ, जो इस जन्म में पुण्य, मतलब उस जन्म में पुण्य करके आया है, वो यहाँ पे लाभ कमा रहा है। लेकिन जस्ट हम लोग उल्टा देखते हैं कि जो एक से एक चोरी, छीन, डकैती, किस टाइप का काम कर रहा है, कोई भी व्यक्ति गलत काम कर रहा है, उसको हम अच्छी स्थिति में देख रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम अपने इस समाज में ही देखते हैं कि जो बहुत सीधा लोग है, जो बहुत सोच समझ के अपने जीवन बात कर रहा है, या फिर बहुत अच्छे लोग को ज्यादा तकलीफ हो रहा है, और जो खराब लोग हैं वे अपना जीवन बहुत अच्छे तरह से बिता रहे हैं। तो ऐसा प्रश्न ग्लोकना और एंडीमेटस करते हैं कि आप तो उल्टा बोल रहे हैं ना, कि जो अन्यायी है, जो गलत कर रहा है, वो तो अपने जीवन में सुखी है, खुश है। लेकिन जो न्याय कर रहा है वो तो गलत स्थिति में है। तो अन्यायी व्यक्ति ज्यादा अच्छा स्थिति में है न्यायी की तुलना में। मतलब थोड़ा उल्टा उदाहरण उनको उनके द्वारा दिया गया। जो अपनी स्वार्थपूर्णता के लिए कानून मरोड़ते हैं, कर चुकाने से कतराते हैं और झूठ और धोखाधड़ी का सहारा लेते हैं, वे अक्सर उन लोगों से ज्यादा सफल होते हैं जो सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलते हैं। देखिए, सेम चीज कह रहा है कि हम देखते हैं अक्सर कि जो व्यक्ति चोरी डकैती, किसी को धोखा दे रहा है, किसी के साथ लूटपाट कर रहा है, और अपना टैक्स नहीं टाइम पे दे रहा है, वो व्यक्ति ज्यादा खुश है अपने जीवन में, बल्कि उस व्यक्ति के तुलना में जो अक्सर बहुत न्याय की बात करता है, जो बहुत अच्छे अच्छे रास्ते पर चलता है कि नहीं, हम गलत करेंगे तो मेरे साथ गलत होगा। लेकिन आप एकदम उल्टा हो रहा है कि जो गलत कर रहा है उसके साथ अच्छा हो रहा है, जो अच्छा कर रहा है उसके साथ गलत हो रहा है। उसके तुलना में गलत करने वाला व्यक्ति ज्यादा सुखी है। आपने आज भी लोगों को ऐसी भावना व्यक्त करते हुए सुना होगा। बिल्कुल, हमारे आसपास में लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, देखिए देखिए ना, वो गलत तो किया था लेकिन फिर भी वो बहुत सुख है। हमारे रिलेटिव में एक परिवार में है कि बहुत सारा वो गलत टाइप का काम किया, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि हमारे तुलना में वो बहुत अच्छे स्थिति में है, अच्छे स्थिति में। तो हमारे दिमाग में भी कई बार आता है कि भाई, हम तो इतना जो नैतिकता की बात करते हैं, हम इतना न्याय या जस्टिस की बात करते हैं, इसके बाद भी हम तो कुछ नहीं कर पाए आज तक जीवन में। और जो आदमी धोखाधड़ी, गलत 10 तरह का गलत काम कर रहा है, वो अपने जीवन में बहुत संपन्न खुश है। आगे बढ़ते हैं। सुकरात सुकरात ने उन नौजवानों को याद दिलाया कि यदि हर कोई अन्यायी हो जाए, यदि हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए कानून के साथ खिलवाड़ करे, तो किसी के लिए भी अन्याय से लाभ पाने की गारंटी नहीं हो सकती। सेम कंडीशन है कि अगर हर व्यक्ति एक जैसा बन जाए, तो उस कंडीशन में अन्याय से लाभ पाने की गारंटी नहीं होती। अगर सब व्यक्ति चोरी डकैती ही करने लगे तो किसी को न्याय नहीं मिलेगा, और उस कंडीशन में आप न्याय नहीं प्राप्त कर पाइएगा। कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा, और इससे संभव है कि सबको नुकसान पहुंचेगा। इसलिए हमारे दीर्घकालिक हित इसी में है कि हम कानून का पालन करें और न्यायी बने रहे। कानून का पालन करना ही न्याय है। सुकरात ने स्पष्ट किया कि हमें न्याय के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है, ताकि हम यह देख सके कि न्याय संगत होना क्यों महत्वपूर्ण है। आखिर न्याय संगत हमें होना क्यों जरूरी है, तो इस पे चर्चा चलेगी। उन्होंने बताया कि न्याय का मतलब सिर्फ यह नहीं होगा कि हम अपने मित्रों का भला करें और दुश्मनों का नुकसान करें। न्यायी का मतलब या न्याय प्रिय होने का मतलब यह नहीं है कि अपने प्रिय लोगों का हम भला कर दे, और जो हमसे दुश्मनी करता है, हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, उसके साथ हम कुछ गलत करें या अपने हितों के पीछे लगे रहें। न्याय में तमाम लोगों की भलाई निहित रहती है। न्याय में तमाम लोगों की भलाई निहित होती है। जैसे एक डॉक्टर अपने सभी मरीजों की भलाई की चिंता करता है। एक डॉक्टर क्या चाहता है, कोई भी डॉक्टर के पास जाइए तो सोचता है कि हमारा जो मरीज है ठीक होके मेरे पास जाए। तो एक डॉक्टर क्या चाहता है कि अपने सभी मरीजों की भलाई हम करें और उसे ठीक करके भेजें। उसी तरह न्याय संगत शासक या सरकार को भी जनता की भलाई की चिंता करनी चाहिए। जनता की भलाई की सुनिश्चितता में हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इस लाइन को कंप्लीट करेंगे, फिर इस ग्रे पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अगला बात आ रहा है कि यह विचार कि न्याय में हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना शामिल है, आज भी न्याय की हमारी समझ का महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। कह रहा है कि हम लोग अक्सर सोचते हैं कि न्याय में किसी संसाधन या कोई भी चीज का बराबर बंटवारा ही न्याय के रूप में है। वाजिब हिस्सा उसको दे दिया गया, उसका जो बन रहा था उसका हिस्सा दे दिया तो न्याय हो गया। अब घर के तौर पे या फिर हम लोग लोकल स्तर पे समझे कि मान लीजिए कि घर में 5 बच्चे हैं किसी माँ बाप के, और पांचों बच्चों को बराबर हिस्सा दे दिया गया उसकी संपत्ति का, तो उस कंडीशन में तो न्याय होगा। लेकिन अगर किसी को ज्यादा दिया गया और किसी को कम दिया गया, तो उस स्थिति में एक व्यक्ति के साथ न्याय करने के चक्कर में दूसरे के साथ अन्याय करिएगा। तो यहाँ एक व्यक्ति अपने स्वार्थ को साधने के लिए किसी दूसरे के साथ अन्याय कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ग्रीन लाइन को, सॉरी, ग्रे लाइन को देख लेते हैं। अब देखिए, ये चर्चा कहाँ से है? प्लेटो का ही द रिपब्लिक से वे कहते हैं कि अन्याय करना स्वाभाविक रूप से अच्छा है और दुष्टता झेलना बुरा है, लेकिन यह भी कि भलाई की तुलना में दुष्टता बड़ी है, और इसलिए जब लोग अन्याय करने और झेलने दोनों का अनुभव प्राप्त करते हैं, तब वे किसी एक से बचने और दूसरे को पाने में सफल सफल नहीं होते, बचने और दूसरे को पाने में सफल नहीं होते। तब ये सोचते हैं कि दोनों में से कुछ भी न होने के लिए आपस में समझौता करना बेहतर होगा। यहाँ से कानून और आपसी प्रति प्रसुविधाएं बनती हैं, और जो कुछ कानून के द्वारा किया जाता है उसे ही कानून सम्मत और न्योचित कहा जाता है। सुकरात से ग्लोकनाव कहते हैं, और यहाँ बार बार मैं सुकरात का मतलब यही बोलूंगा कि सुकरात प्लेटो है, अपने आप को प्लेटो सुकरात के रूप में रख रहा है। तो सुकरात शब्द जहां भी आपको मिलेगा आप सीधे प्लेटो समझिएगा, और ये बुक अपना द रिपब्लिक में था। कुल मिला के एक बार और देखते हैं कि प्लेटो यानी सुकरात कहते हैं कि अन्याय करना स्वाभाविक रूप से अच्छा है। आपको देखने में लग रहा है कि न्याय करेंगे तो अच्छा है, और दुष्टता झेलना बुरा है, कि किसी पे आप किसी के साथ गलत करें तो उस कंडीशन में गलत होगा, लेकिन जो गलत कर रहा है उसके साथ अच्छा हो रहा है। लेकिन यह भी कि भलाई की तुलना में दुष्टता बड़ी है, और इसलिए जब लोग अन्याय करना और झेलना दोनों का अनुभव करते हैं, तो उसमें से किसी एक चीज से बचना चाहते हैं। अब अगर किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि आपके पास, मतलब उसको दो कंडीशन दिया जाए, कि जिस कंडीशन में एक तो उसके साथ न्याय हो रहा है, उसको कुछ चीज दे दिया गया, और दूसरे कंडीशन में उसके साथ कुछ छीन लिया गया, तो व्यक्ति क्या चाहेगा कि नहीं, हमारे मतलब एक चीज से बचना चाहेगा। और बचना किससे चाहेगा? कि उसके साथ कुछ गलत हुआ, उससे जो छीना गया उससे वो बचना चाहेगा, और न्याय की स्थिति में जाना चाहेगा जिसमें उसे भलाई हो रही है। तो इस कंडीशन में वो आगे बढ़ेगा। दूसरे तब ये सोचता है कि दोनों में से कुछ भी न होने के लिए आपस में समझौता करना बेहतर होगा। अब कह रहे हैं कि अगर आप दोनों नहीं चाहते हैं तो उस ढंग का कोई समझौता कर लीजिए। यहाँ से कानून और आपसी प्रसंविधाएं बनती हैं, और जो कुछ कानून के द्वारा किया जाता है उसे ही कानून सम्मत और न्योचित कहते हैं। अब कानून के द्वारा ही जो काम किए जाते हैं उसे न्योचित आप कह सकते हैं, कानून सम्मत कह सकते हैं, विधि सम्मत कह सकते हैं, जो कि हर व्यक्ति के लिए एक जैसा है। आगे बढ़िए। बहरहाल यहाँ से टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं, बहरहाल से। बहरहाल बहरहाल प्लेटो के जमाने की तुल बहरहाल प्लेटो के जमाने की तुलना में आज यह समझ जरूर बदलती है कि किसी व्यक्ति का प्राय क्या है। ठीक है, अब प्लेटो के समय में न्याय का कुछ और मतलब था, अभी का क्या मतलब है, बदला है, तो उस विषय में भी चर्चा करेंगे। यानी वह क्या पाने का अधिकारी है। आज न्याय की हमारी समझ इस समझ से गहरे रूप से जुड़ गई है कि मनुष्य होने के नाते हर व्यक्ति का प्राय क्या है। हर व्यक्ति मनुष्य है के रूप में है, तो उसका अपना क्या मतलब है, अपने आप पे उसका क्या अस्तित्व है, इस पे चर्चा करेंगे। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट के अनुसार हर मनुष्य की गरिमा होती है। जर्मन दार्शनिक जो इमैनुअल कांट हैं, उनका कहना है कि हर मनुष्य की गरिमा होती है, और चूंकि गरिमा व्यक्ति का होता है तो उसे हर एक व्यक्ति को दूसरे के लिए एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, अगर सभी व्यक्तियों की गरिमा स्वीकृत है तो उनमें से हर एक का प्राय यह होगा कि उन्हें अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त कर दिया जाए। अब इमैनुअल कांट का बहुत अच्छा तर्क है कि अगर हर व्यक्ति को आप समाज समझ रहे हैं, और हर व्यक्ति का अपना एक समाज मतलब सामान्य गरिमा है या अपनी गरिमा है, तो उस कंडीशन में हर व्यक्ति को यह मौका मिलना चाहिए कि वह व्यक्ति अपनी प्रतिभा के विकास या अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त करे, तो उस कंडीशन में उसके साथ न्याय होगा। ठीक है, और यहाँ पे हर व्यक्ति जैसा अपने लिए न्याय चाहता है वो भी दूसरे के लिए न्याय चाहे, स्वार्थी ना बने। न्याय के लिए जरूरी है कि हम तमाम व्यक्तियों को समुचित और बराबरी की
अहमियत दे। सही बात है कि अपने न्याय का तभी अनुभव कर पाएंगे जब हर व्यक्ति को बराबर हक मिलेगा और हर व्यक्ति को ऐसा अनुभूत होगा कि नहीं, मेरे साथ सही हो रहा है। अब समान लोगों के प्रति समान व्यवहार। अब देखिए, हम लोग पिछले बार जो समानता पढ़े तो उस कंडीशन में हम पढ़े थे कि समानता किस स्थिति में लागू होनी चाहिए। तो उसमें अरस्तु का एक मैंने कोट्स लिया था कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाए। तो इसी को हम पूछ रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं कि समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। अगर एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव किया जाएगा तो कहीं ना कहीं न्याय आएगा, ठीक है, जस्टिस आएगी। हालांकि आधुनिक समाज में हालांकि आधुनिक समाज में तमाम लोगों को समान महत्व देने के बारे में आम सहमति है, लेकिन यह निर्णय करना आसान नहीं कि हर व्यक्ति को उसका प्राय कैसे दिया जाए। देखिए, बोल भले दिया जाता है कि हर व्यक्ति को बराबर या हर व्यक्ति को समान मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये मौका दिया कैसे जाए, इस पर हमेशा चर्चा या विवाद का केंद्र रहता है। इस संबंध में कई सिद्धांत पेश किए गए हैं। हर व्यक्ति ने अलग अलग तरीका बताया है कि हमारे अनुसार ऐसे दे दीजिए, कोई दूसरा कहता है कि नहीं ये गलत है, किसी और तरीके से दीजिए। तो हर व्यक्ति के द्वारा अलग अलग सिद्धांत पेश किया गया है। इनमें से एक है समकक्षों के साथ समान बर्ताव करने का सिद्धांत। समकक्षों के साथ समान बर्ताव मतलब एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव करना, यानी समकक्ष, यानी एक जैसे 10 लोग हैं उनके साथ समान व्यवहार करना, ठीक है। माना जाता है कि मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्तियों में कुछ समान चारित्रिक विशेषताएं होती हैं, सही बात है, इसलिए वे समान अधिकार और समान बर्ताव के अधिकारी हैं। आज अधिकांश उदारवादी जनतंत्रों में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। इनमें जीवन का अधिकार दिया हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है और संपत्ति का अधिकार। अब यहाँ से एक पॉइंट हम लोग लेंगे कि जब हम लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी यानी जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जॉन लॉक से जुड़ा हुआ है। जॉन लॉक भी अपने समय जब लोगों को कुछ स्वतंत्रताएं दे रहे थे, उस समय लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी यानी जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार जैसे नागरिक अधिकार दिए थे, ताकि व्यक्ति अपने आप को सार्वभौमिक रूप से निखार सके। व्यक्ति तार्किक था और इस कंडीशन में व्यक्ति तार्किक होने के नाते व्यक्ति अपना सार्वभौमिक विकास कर सके, ठीक है। तो क्या दिया गया, बहुत सारे देशों में या फिर अलग अलग देश या अलग अलग राज्य में क्या स्वतंत्रताएं दी या न्याय की बात की गई, तो जीवन का अधिकार दे दिया गया कि आप स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार दे दिया गया। साथ ही साथ इसमें समाज के अन्य सदस्यों के साथ समान अवसरों के उपभोग करने का सामाजिक अधिकार और मताधिकार जैसे राजनीतिक अधिकार भी शामिल है। साथ ही साथ ये अधिकार व्यक्तियों को राज प्रक्रियाओं में भागीदारी बनाते हैं। अब दो कंडीशन है, सामाजिक अधिकार के रूप में हम लोगों को बोल दिए कि आप सब बराबर हैं और सबको बराबर अवसर दिया जाएगा, मतलब अवसर की समानता की बात की तो यहाँ न्याय आ गया। साथ ही साथ राजनीतिक भागीदारी के रूप में लोगों को बराबर मौका, जैसे जो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं तो उनको सबको, जो भी 18 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं उनको कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक अधिकार को वास्तविक रूप में लाने के लिए राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं। और इसमें किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जिस दिन भेदभाव खत्म होगा, सबको बराबर मौका मिलेगा, तो कहीं ना कहीं न्याय की स्थिति पैदा होगी। तो यहाँ सामाजिक न्याय के रूप में अवसर की समानता की बात करते हैं और राजनीतिक अधिकार के रूप में मताधिकार की बात करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा विषय है कि समान अधिकारों के अलावा समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के लिए जरूरी है कि लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। अब कहा जा रहा है कि अगर आप समान अधिकार की बात कर रहे हैं और समकक्षों के साथ अधिकार की बात कर रहे हैं तो आपको इसमें से कुछ चीज को हटाना होगा। हटाना क्या होगा कि वर्ग के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव नहीं हो, जाति के आधार पर नहीं हो, नस्ल या लिंग के आधार पर नहीं हो, त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो कि काले लोगों को कम तहजीब दी जाए और गोरे लोगों को ज्यादा महत्व दिया जाए। तो ये सारे जो है वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग या फिर कलर के आधार पर भेदभाव है, उसको खत्म करना होगा आपको, तभी आप न्याय की बात कर सकते हैं। आगे बढ़िए। उन्होंने उनके काम और कार्यकलापों के आधार पर जाना जाना चाहिए और हर व्यक्ति को उसके लिंग, नस्ल, जाति या आधार के बदले व्यक्ति का जो कार्यकलाप, क्रियाकलाप है, व्यक्ति का क्या गुण है, उस बेसिस पे व्यक्ति को जाना चाहिए, ना कि उसकी जाति के आधार पे, उसके लिंग के आधार पे, किस क्लास या वर्ग से आता है उस बेसिस पे उसे नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसके काम और उसके गुण या फिर उसका जो एक्टिविटी, सॉरी, उसका जो अचीवमेंट है, क्या कर सका है। जैसे एक क्रिकेटर को हम क्रिकेटर के रूप में ही जानेंगे, ना कि हम क्रिकेटर को बोल देंगे कि फलाने कास्ट का आता है, तो उस बेसिस पे हम नहीं जानेंगे। एक क्रिकेटर का महत्व हम क्रिकेटर के रूप में देंगे, एक खिलाड़ी का महत्व, एक संगीतकार का महत्व हम संगीतकार के रूप में देंगे, ताकि वे अपने प्रतिभा का सम्मान और आगे बढ़ सके, ना कि किसी जाति या नस्ल या लिंग के आधार पर उसको बांट देंगे कि नहीं। तो कुल मिला के कुछ चीजों को त्यागना होगा, तब जाके हम न्याय की बात करेंगे।
साथ ही साथ इस आधार पर नहीं कि वे किस समुदाय के सदस्य हैं, और साथ ही साथ हमें यह भी नहीं देखना होगा कि व्यक्ति किसी विशेष समुदाय से आता है तो उसके साथ भेदभाव किया जाए। तो अगर आप वाकई में न्याय लाना चाहते हैं तो उन्हें उनके काम और कार्यकलापों के आधार पर आप पहचानिए, न कि किस समुदाय से आता है, किस जाति से आता है, उसका लिंग क्या है, इस बेसिस पे गोरा है कि काला है। ये सारी कमियों को दूर करना होगा। इसलिए अगर भिन्न जाति के दो व्यक्ति एक ही काम करना चाहते हैं, तो यह पत्थर तोड़ने का काम हो या फिर पिज्जा बांटने का, उन्हें समान परिश्रम मिलना चाहिए। साथ ही साथ कह रहा है कि अगर एक ही काम को दो अलग अलग व्यक्ति करना चाहता है, महिला या पुरुष करना चाहता है, या फिर अलग अलग व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए, तो उस कंडीशन में चाहे वह पत्थर तोड़ना हो, चाहे वह किसी डिलीवरी पार्टनर का काम करना, तो उस कंडीशन में दोनों का जो वेतन होगा, पैसा होगा, बराबर दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि फलाने जाति से आता है, फलाने वर्ग से, फलाने धर्म से आता है तो उसको कम पैसा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक जैसा काम कर रहे हैं आपको तो एक जैसा पैसा भी मिलना चाहिए। अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है, जिसमें महिलाओं और पुरुषों को एक जैसा काम की बात करते हैं। और एक जैसा काम नहीं, एक जैसे वेतन को, अगर एक जैसा काम लोग कर रहे हैं तो उनका वेतन भी एक जैसा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी काम के लिए एक व्यक्ति को 100 रुपये और दूसरे व्यक्ति को 75 रुपये यानी 75 रुपये सिर्फ इसलिए मिलते हैं क्योंकि वे भिन्न जातियों के हैं, तो ये अनुचित और अन्यायपूर्ण होगा। इसी तरह यदि स्कूल में पुरुष शिक्षक को महिला शिक्षक से ज़्यादा वेतन मिलता है तो यह फर्क भी नाजायज और गलत होगा। अब देखिए अन्याय कैसे आता है, इसको न्याय कैसे करेंगे। तो एक ही काम को अगर दो व्यक्ति कर रहा है, किसी को 100 रुपया मिल रहा है, किसी को 75 रुपया मिल रहा है, तो अन्याय है और इसे दूर करके दोनों को बराबर दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ स्कूल में देखा जाए जो पुरुष शिक्षक है उनको ज़्यादा पैसा दिया जाए और महिला शिक्षक को कम पैसा दिया जाए, तो इस कंडीशन में भी अन्याय होगा। तो इन सारे तमाम जो कुरीतियां टाइप का फैला हुआ है, इसको दूर करके ही न्याय स्थापित कर सकते हैं। कुल मिला के आप समझ गए होंगे कि एक जैसे काम करने वाले लोगों को, एक जैसे क्षेत्र में जाने वाले लोगों के लिए एक जैसा न्याय होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समानुपातिक न्याय की बात करते हैं। समानुपातिक न्याय क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। बहरहाल समान बर्ताव न्याय का एकमात्र सिद्धांत नहीं है। सिर्फ यही सिद्धांत नहीं है कि एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव कर दिए। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें हम महसूस करें कि हर एक के साथ समान बर्ताव अन्याय होगा। मसलन अगर आपके स्कूल में यह फैसला किया जाए कि परीक्षा में शामिल होने वाले तमाम लोगों को बारंबार बराबर अंक दिए जाएं, क्योंकि सब एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं और सबने एक ही परीक्षा दी है, तो आपको कैसा लगेगा। अब देखिए दो चीज़ है। अब यहाँ कह रहा है समानुपातिक न्याय में कि कई बार ऐसा होता है कि हम सभी को बराबर न्याय दिलाने के चक्कर में किसी के साथ अन्याय कर बैठते हैं। तो यहाँ एक माहौल बनाया गया है कि एक कक्षा या स्कूल के विद्यार्थी हैं, जो कि अगर कह दिया जाए, कोई हो सकता है कि पढ़ने में बहुत तेज हो और एक दूसरा बहुत कमजोर हो, तीसरा हो कि बीच का हो, ना कमजोर ना हो। इस कंडीशन में अगर बोल दिया जाए कि आप कितना भी अंक लाइए उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन हम सबको बराबर अंक देंगे। आप कितना पढ़ने में तेज हैं, कितना कमजोर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम अंक सबको बराबर देंगे क्योंकि वो सारे विद्यार्थी हमारे स्कूल के हैं। तो इस कंडीशन में आपको कैसा लगेगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज लगेगा, अगर जो पढ़ने में तेज हो या फिर कमजोर हो, कमजोर होगा तो खुश हो जाएगा कि चलिए हमको बराबर या ज्यादा नंबर मिला। लेकिन जो पढ़ लिख के जो ज्यादा मेहनत कर रहा है किसी एक व्यक्ति की तुलना में, अब उसके मन में अन्याय का भाव आएगा और उसको लगेगा कि कहीं ना कहीं मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब स्वाभाविक रूप से मेहनत ज्यादा किया है तो उसको उस हिसाब से फल भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे कई बार आपको समानुपातिक न्याय के रूप में अन्याय लगेगा, लेकिन अन्याय नहीं, वास्तविक न्याय यही है कि कहीं कहीं होता है। अब इसमें एक और उदाहरण मैं अपने तरफ से जोड़ना चाहता हूँ, जो अक्सर मैं जोड़ता हूँ। अब मान लीजिए कि किसी जिला का कोई डीएम है और कोई एक चपरासी है। अब दोनों तो मनुष्य है, दोनों काम कर रहा है 8 घंटा 10 घंटा। अब हम बोल दिया जाए कि जितना सुविधा एक डीएम को दिया जा रहा है उतना ही सुविधा अगर एक क्लर्क या एक चपरासी को दिया जाए, तो उस कंडीशन में डीएम के साथ अन्याय होगा। डीएम ज्यादा मेहनत किया, ज्यादा परिश्रम किया, अपने काबिलियत के बल के, अपने मेरिट के बल पे आगे बढ़ा है, तो उस कंडीशन में उसको कुछ विशेष मिलेगा। और ऊंचा पद पे है तो उसको कुछ विशेष मिलेगा। उस कंडीशन में अगर यहाँ पे जैसे जो क्लर्क चपरासी है तो दोनों के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं किया जाता है, तो इस कंडीशन में आपको लग सकता है कि अन्याय हो रहा है, लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो यही न्याय है। यहाँ आप ज्यादा यह उचित समझें यहाँ आप ज्यादा यह उचित समझेंगे कि छात्रों को उनकी उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की गुणवत्ता असंभव हो तो उसके लिए उसके द्वारा किए गए प्रयास के अनुसार अंक दिए जाएं। अब देखिए सबसे बहुत अच्छा उदाहरण है कि आप
व्यक्ति का जो उत्तर पुस्तिका में दिया हुआ उत्तर है, साथ ही व्यक्ति के द्वारा जो प्रयास किया गया है उस बेसिस पे आप नंबर दीजिए। ये नहीं करिए कि आप सबको बराबर दे दिए, अब जो मेहनत ज़्यादा किया उसके साथ गलत हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप व्यक्ति का उत्तर पुस्तिका देखिए, कौन व्यक्ति किस ढंग का दिया है, तो उस हिसाब से उसके साथ बर्ताव होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, सबके लिए समानाधिकार की दौड़ में एक ही शुरुआती रेखा निर्धारित करने के बावजूद ऐसे मामले में न्याय का मतलब होगा लोगों को उनके प्रयासों के पैमाने और अर्हता के अनुरूप में पुरस्कृत करना। अब देखिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है अवसर की समानता। अब यहाँ पे अवसर तो सबको बराबर दिया गया था, सबको पढ़ाया भी एक ही चीज गया था, सबको एक ही पुस्तक से पढ़ाया गया था, सबको एक ही जैसा टाइम दिया गया था, लेकिन कुछ व्यक्ति ज्यादा मेहनत करके आगे बढ़ गए तो उन्हें पुरस्कृत किया जाए, और कुछ व्यक्ति जो पढ़ के तो गए लेकिन मेहनत नहीं किया तो उनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। तो लेकिन जो व्यक्ति ज्यादा अच्छा कर रहा है तो उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए। अधिकांश लोग सहमत होंगे कि यूं तो लोगों को समान काम का समान दाम मिलना चाहिए, लेकिन किसी काम के लिए वांछित मेहनत, कौशल, संभावित खतरे और कारकों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग काम के लिए अलग अलग काम परिश्रमिक का निर्धारण उचित और न्याय संगत होगा। अब देखिए, अब हम लोग बात तो कर देते हैं कि एक ही काम के लिए काम के लिए सबको समान वेतन होना चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसके लिए किसी काम को करना ज्यादा जोखिम भरा हो, ज्यादा खतरनाक काम कर रहा हो, तो उस कंडीशन में उसको खतरनाक काम, जोखिम काम, उसकी कौशल, उसकी जो मेहनत है उस बेसिस पे उसको ज्यादा पैसा दिया जाना चाहिए। तो इस कंडीशन में अगर उसको ज्यादा दिया जाता है तो ये न्याय संगत, मतलब न्याय संगत होगा, जस्टिएबल होगा, अन्याय संगत नहीं होगा। अब मान लीजिए कि कोयला के खदान में कोई व्यक्ति स्वेच्छा से चुन रहा है कि कोयला के खदान में हम काम करेंगे। अब कोयला के खदान में बहुत सारा जोखिम है। पहले तो कहा जाता है कि जो कोयला के खदान में काम कर रहा है, कोल माइंस में है, तो उसका हार्ट फेल होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो उस कंडीशन में जोखिम ले रहा है, अपनी जान को खतरे में डाल के वो काम कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उसको कुछ ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी। अगर हम इन मानदंडों का इस्तेमाल करें तो हम पाएंगे कि हमारे समाज में कुछ कामगार तबकों को ऐसे कारकों के मद्देनजर मद्देनजर निर्धारित पारिश्रमिक नहीं मिलता। उदाहरण के लिए खनिजों, कुशल कारीगरों अथवा पुलिस कर्मियों जैसे कभी कभी खतरनाक लेकिन सामाजिक रूप से उपयोगी पेशे में लगे लोगों को सदैव वह पारिश्रमिक नहीं मिलता जो समाज में कुछ अन्य लोगों को होने वाले कमाई की तुलना में नियोजित हो। मतलब हर बार ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति जोखिम भरा काम कर रहा है फिर भी उसको सेम परिश्रमी की मिल रहा हो। तो कई बार इस मतलब हम लोग बोल तो देते हैं लेकिन उस ढंग का उनको मिल नहीं पाता है। ठीक है, और नहीं मिल पाता है तो इसे न्याय न्यायोचित नहीं कह सकते हैं। समाज में न्याय के लिए समान बर्ताव के सिद्धांत का समानुपातिक के सिद्धांत के साथ संतुलन बिठाने की जरूरत है। अब यहाँ सबसे अच्छी बात है कि कोई भी सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं होता, तो इसीलिए अब यहाँ चाहिए कि एक जो समान काम के लिए समान वेतन है या फिर एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव किया जाए, साथ ही साथ समानुपातिक न्याय के साथ कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन बैठा के और दोनों में क्या हो सकता है, दोनों का अच्छी अच्छी चीजों को लेके हम एक नया सिद्धांत बना सकते हैं। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है, ना कि दोनों की अलगाव की बात कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल रखना, अगला टॉपिक है विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। न्याय के जिस तीसरे सिद्धांत को हम समाज के लिए मानते हैं वह पारिश्रमिक या कर्तव्यों का वितरण करते समय लोगों की विशेष जरूरतों का ख्याल रखने का सिद्धांत है। अब है कि ये जो सिद्धांत है विशेष विशेष जरूरतों का ख्याल रखना, तो यहाँ पे हम जिस व्यक्ति को जिस ढंग से काम दिए हैं तो उस ढंग से उस व्यक्ति के साथ उसकी जरूरतों को पूरा करना। यानी अगर हम किसी व्यक्ति को कोल माइंस में या फिर कोई ऐसा खतरनाक काम करने के लिए भेज रहे हैं तो ये सारी सुविधाएं विशेषताएं जो उसके पास होनी चाहिए उसका ख्याल भी इसके माध्यम से रखना चाहिए। इसे सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का तरीका माना जा सकता है कि उसके साथ अगर कोई जोखिम भरा काम कर रहा है तो उसको थोड़ा ज्यादा तहजीब दिया जाना चाहिए। ठीक है, समाज के सदस्यों के रूप में लोगों की बुनियादी हैसियत और अधिकारों के लिहाज से न्याय के लिए यह जरूरी हो सकता है कि लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाए, लेकिन लोगों के बीच भेदभाव न करना और उनकी मेहनत के अनुपात में उन्हें पारिश्रमिक देना भी समुचित करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए शायद पर्याप्त न हो कि समाज में अपने जीवन के अन्य संदर्भों में भी लोग समानता का उपभोग कर सके या कि समाज समग्र रूप से नियोजित हो जाए। अब देखिए दो पॉइंट है। अब सिर्फ हम बोल देंगे कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए या फिर समाज में सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए, तो इस कंडीशन में सिर्फ यही सिद्धांत
जस्टिएबल नहीं है, न्याय संगत नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशन है। आप बर्ताव तो समान कर रहे हैं, लेकिन क्या उसके पास पर्याप्त संसाधन है, खुद के साथ न्याय कर पाएगा? क्या हम आप पढ़ने का अधिकार किसी व्यक्ति को दे दिया गया है, अब उसके पास संसाधन ही नहीं है कि बेचारा वो पढ़ पाएगा, तो क्या उस कंडीशन में उसके साथ न्याय हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। लेकिन लोगों के बीच भेदभाव न करना और उनकी मेहनत के अनुपात में उन्हें पारिश्रमिक देना भी यह सुनिश्चित करने के लिए शायद पर्याप्त न हो कि समाज में अपने जीवन के अन्य संदर्भों में भी लोग लोग समानता का उपभोग करें, या कि समाज समग्र रूप से नियोजित है। अब एक कंडीशन में आप तो दे दिए गए कि सब लोग बराबर हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि हर कंडीशन में हर एक व्यक्ति दूसरे से बराबर है? हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हम न्यायोचित कर रहे हैं या हमारे साथ न्याय हो रहा है? तो इस कंडीशन में मतलब कहने का तात्पर्य है कि सिर्फ बोलना अलग चीज है और उनके साथ वाकई में क्या हो रहा है इस पर चर्चा करना। हम सिर्फ समानता या समाज या जस्टिस की बात कर देते हैं, तो जस्टिस बोल देने से जस्टिस नहीं हो जाता। क्या वाकई में उसको ऐसा माहौल मिला है कि उसके साथ जस्टिस हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। लोगों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखने का सिद्धांत समान बर्ताव के सिद्धांत को अनिवार्य खंडित नहीं बल्कि उसका विस्तार ही करता है, क्योंकि समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत में यह अंतर्निहित है कि जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ में समान नहीं है उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव किया जाए। यहाँ विभेदिता का या डिफ्रेंशिएटेड का सिद्धांत आता है। आप कह रहा है कि आप न्याय की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आपके न्याय के सिद्धांत के अनुसार कुछ व्यक्ति न्याय पाने के काबिल नहीं है क्योंकि उनके पास वैसी परिस्थिति ही नहीं है। तो इस कंडीशन में व्यक्ति के साथ कुछ वैसा माहौल, उसका कंडीशन उस ढंग का बनाया दिया जाए ताकि वे समानता के सिद्धांत को और भी आगे बढ़ा सके। तो यहाँ पे एक ऐसे माहौल, यानी क्योंकि समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत में अंतर्निहित है कि जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं है उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव किया जाए। भिन्न ढंग से बर्ताव करने का मतलब है कि यहाँ पॉजिटिव टर्म लिया गया है कि उसके साथ कुछ विशेष या फिर सकारात्मक भेदभाव इसे हम कह सकते हैं कि किया जाए। मान लीजिए एक उदाहरण के साथ हम लोग देखते हैं कि एक गांव का दो बच्चा है, सॉरी हम इसका एक और उदाहरण लेते हैं कि एक गांव का दो बच्चा है जिसमें एक तो बहुत संपन्न परिवार से आता है, बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई करके और आगे तक बढ़ जाएगा। अब स्वाभाविक रूप से कि अच्छा परिवार से आता है, अच्छे स्कूल में पढ़ पाएगा, पैसा वाला परिवार से आता है, अच्छा स्कूल में पढ़ पाएगा, उसके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जो कम गरीब परिवार से आता है, जिसके पास सारे संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो उस कंडीशन में व्यक्ति अपने आप को कितना आगे घींच तीर के आगे बढ़ाएगा? तो सरकार या समाज के द्वारा उसके लिए एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा, जैसे जो नहीं पढ़ पा रहा है उसके लिए मुफ्त शिक्षा हम दे दिए तो उसके साथ भी न्याय होगा, उसको भी पढ़ने का मौका मिला। अब जो व्यक्ति खा नहीं पा रहा है उसके लिए हम खाने के लिए कुछ व्यवस्था कर दे, जो कुछ और स्थिति, जिसकी स्थिति बहुत खराब है, उसको कुछ सहायता करवा दिए, तो उस कंडीशन में उसके साथ बराबर बर्ताव किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो भिन्न ढंग से या फिर विभेदिता का जो सिद्धांत है उसके माध्यम से हम जो समानता, समान लोगों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत को ज्यादा अच्छे तरीके से लागू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि विशेष जरूरतों या विकलांग वाले लोगों को कुछ खास मामले में असमान और विशेष सहायता के योग्य समझा जा सकता है। सेम चीज है कि अगर एक विकलांग व्यक्ति है, तो वहां आपको दो अलग अलग स्थिति वाले बच्चों के बारे में बात की, लेकिन एक विकलांग व्यक्ति है। अब विकलांग व्यक्ति और एक स्वस्थ व्यक्ति में अंतर क्या है कि स्वस्थ व्यक्ति अपने लिए जितना कर सकता है वो विकलांग व्यक्ति उतना नहीं कर सकता है। इस कंडीशन में विकलांग व्यक्ति के साथ कुछ विशेष सहायता की जाए। अब विशेष सहायता के माध्यम से उसे न्याय मिल पाएगा। अगर हम उसको उसकी परिस्थिति, आप अब विकलांग है, विकलांग पैदा हुआ है, तो उसमें उसकी क्या गलती है? कोई बच्चा विकलांग जन्म लेता है, शारीरिक विकार के साथ जन्म लेता है, चलने में सक्षम नहीं है, बोलने में सक्षम नहीं, तो उस कंडीशन में उस बच्चे की क्या गलती है? तो इसलिए सरकार द्वारा उसके लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा, समाज द्वारा उसके द्वारा विशेष समाज द्वारा उसके लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा ताकि उस बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले, तब जाके समान व्यक्ति के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस पर सहमत होना हमेशा आसान नहीं होता कि लोगों को विशेष सहायता देने के लिए उनकी किन असमानताओं को मान्यता दी जाए। अब देखिए दो कंडीशन, इसमें भी बहस हमेशा होता है कि आप ठीक है, उसमें कुछ तो दिक्कत है उसको, तो उस कंडीशन में आप किस असमानता को ज्यादा महत्व देंगे? ठीक है, हमें आसान नहीं होता कि लोगों को विशेष सहायता देने के लिए उनकी किन असमानताओं को न्याय मान्यता दी जाए। अब उसके पास भी, विकलांग व्यक्ति के पास मल्टीपल ऑप्शन है, विकलांग है तो चल नहीं पाएगा, तो उसके लिए कुछ कुछ विशेष प्रावधान करेगी, फिर शिक्षा का व्यवस्था करेगी। हालांकि इसमें भी कुछ विवाद है, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे तो और स्पष्ट होगा। जैसे कि शारीरिक विकलांगता, उम्र या अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच न होना कुछ ऐसे कारक हैं जिन्हें
अनेक देशों में विशेष बर्ताव का आधार समझा जाता है। ठीक है, विशेष बर्ताव का। अब देखिए, विकलांग व्यक्ति ये तीनों असमानताओं से ग्रसित हो सकता है कि उसके पास शरीर का साथ नहीं दे रहा है, अच्छी शिक्षा नहीं ले पाया है। अब अच्छी शिक्षा नहीं ले पाया तो उसका स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है, विकलांग है तो इस कंडीशन में क्या है कि ये सारे जो मुद्दे हैं, जैसे शारीरिक शिक्षा, सॉरी, विकलांगता से संबंधित उसको कुछ छूट दिया जाए, उम्र से संबंधित अच्छी शिक्षा दी जाए, उसको स्वास्थ्य की, गरीब लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल की जाए, तो इस कंडीशन में इसको विशेष बर्ताव का आधार रखा गया है कि इस बेसिस पे हम विशेष बर्ताव कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कई बार विवाद होता है। यह माना जाता है कि जीवन यापन और अवसरों के बहुत ऊंचे स्तर का उपभोग करने वाले उत्पाद जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित लोगों से हर मामले में बिल्कुल एक जैसा बर्ताव करने पर परिणाम समतावादी और एक न्यायपूर्वक नहीं बल्कि एक आगे बढ़ते बल्कि एक असमान समाज होगा। अब देखिए, इसमें एक कंडीशन और क्रिएट हो रहा है कि मान लीजिए कि आपके पास दो चीज़ है। एक तो ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास बहुत संपन्न है, हर तरह का चीज़ सुख सुविधा अपना पूरा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति के पास कुछ चीज़ नहीं है, और उस कंडीशन में हम कह दिया जाए कि दोनों के साथ समान बर्ताव किया जाए, तो समतावादी और इसको पूर्णतः न्यायपूर्ण नहीं बल्कि एक एक असमान समाज के रूप में देखेंगे। अब हो सकता है कि व्यक्ति कुछ विशेष किया है तो उसकी कुछ अपनी मेरिट हो, मेरिट के बेसिस पे वो कुछ किया हो, तो उस कंडीशन में उसको सारी सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन हाँ, चोरी डकैती जैसे जो रॉबर्ट नॉजिक को आप पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा कि अगर आप अपने मेरिट से कुछ लाते हैं तब तो सही है, लेकिन अगर मेरिट के अलावा आप चोरी डकैती या फिर किसी से धोखाधड़ी से छीन लिए तो उस कंडीशन में आपके सामान को, आपकी संपत्ति को छीन ली जाएगी सरकार द्वारा। ठीक है, लेकिन अगर आप मेरिट से लाए हैं तो आपको विशेष छूट मिलेगा। अब देखिए, यहाँ तक तो हम लोग क्लियर कर लिए थे, आसान समाज होगा। अब इस ग्रीन बॉक्स को हम लोग एक बार देखते हैं। ग्रीन बॉक्स में क्या है? चिंतन मध्यम मंथन के माध्यम से, इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कह सकते हैं, कि जिसके माध्यम से कुछ विशेष सीखेंगे। अब नीचे दी गई परिस्थितियों की जांच करें और बताएं कि क्या वे न्याय संगत हैं। अपने तर्क के साथ यह भी बर्ताव बताएं कि प्रत्येक स्थिति में न्याय का कौन सा सिद्धांत काम कर सकता है। अब देखिए, कह रहा है कि आपके अनुसार न्याय का क्या सिद्धांत होना चाहिए, आप जो पढ़िएगा नीचे उसके अनुसार न्याय क्या होना चाहिए, क्या आपको न्याय संगत लग रहा है। तो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। अब पहला पॉइंट पढ़ेंगे इसको तो मेरे पास आएगा कि एक दृष्टिहीन छात्र सुरेश को गणित का प्रश्न पत्र हल करने के लिए 3.5 घंटे मिलते हैं, जबकि अन्य सभी छात्रों को केवल 3 घंटे। अब हम कोई भी एनटीए का एग्जाम देने या फिर किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ होता है कि जो दृष्टि बाधित, विकलांग या जिसके पास हाथ पैर नहीं है, तो उस कंडीशन में व्यक्ति को कुछ विशेष समय का छूट दिया जाता है। और जबकि उसी के तुलना में दूसरा व्यक्ति है जो एकदम स्वस्थ है, तो उसको मतलब उससे कुछ कम समय दिया जाता है। तो जैसे 3.5 घंटा यानी 3 घंटा 30 मिनट जो दृष्टिहीन व्यक्ति जिसका आंख नहीं उसको दिया गया, और सामान्य व्यक्ति को या सामान्य विद्यार्थी को 3 घंटा दिया जाए। तो एक नजर में तो आप देखेंगे तो इसको न्यायोचित कहा जाएगा कि जो खुद से नहीं कुछ कर पा रहा है उसके लिए विशेष प्रावधान करना, तो इसे न्यायोचित माना जा सकता है। हालांकि इसमें विवाद अलग अलग विचारकों द्वारा किया गया है, लेकिन वही है कि न्याय संगत या फिर सार्वभौमिक सिद्धांत हम लोग एक जैसा सभी समाज पे लागू नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसमें एक चीज और है, इसका नेगेटिव पॉइंट भी देखिए कि अगर जिसको व्यक्ति 3 घंटा मिला जो स्वस्थ है, और जो स्वस्थ नहीं है, जिसका आंख नहीं है, जो चल नहीं पा रहा है, जो बोल नहीं पा रहा है, उस व्यक्ति को अगर आधा घंटा आप समय ज्यादा नहीं दीजिएगा, मान लीजिए 3 घंटा तीन तीन दोनों को दिए, तो उस कंडीशन में आपको अंतरात्मा से लगेगा कि नहीं, इसके साथ अन्याय हो रहा है। तो न्याय का क्या मतलब हो गया कि अंतर्दृष्टि से आपको लगना चाहिए कि न्याय हुआ है आपके अकॉर्डिंग। तो यहाँ एक नज़र में पहला पॉइंट देख के हमको लग रहा है कि नहीं, न्याय की बात की जा रही है, उसको कुछ समय का अतिरिक्त समय दिया गया है, कुछ विशेष छूट दी गई है, तो न्याय उसके साथ हुआ है। दूसरा आ रहा है, गीता वैसाखी की सहायता से चलती है। वैसाखी मतलब जो हाथ में पकड़ के चलते हैं विकलांग व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, अध्यापिका ने गणित का प्रश्न पत्र हल करने के लिए उसे भी 3.5 घंटे का समय देने का निश्चय किया। अब देखिए, दो चीज है। अब पहला पॉइंट में हमको लग रहा है कि न्याय संगत है, दूसरा पॉइंट में इसमें थोड़ा सा आपको लग सकता है कि न्याय संगत नहीं है। अब गीता क्या है, वैसाखी पे चल रही है, किसी और मामले में उसे छूट दे सकते हैं, लेकिन प्रश्न पत्र हल करने के मामले में उसे आधा घंटा की छूट देना थोड़ा सा अन्याय लगेगा। अन्याय इसलिए लगेगा कि न कि जैसे वो तो
मान लीजिए कि बैठ जाती है गीता और बैठ के अगर प्रश्न पुस्तिका हल करती है तो उस कंडीशन में सबको बराबर मौका मिला, ठीक है। लेकिन दृष्टिहीन व्यक्ति के पास अब वो देख ही नहीं पाएगा, अब देख नहीं पाएगा तो उसके पास ब्रेल लिपि पढ़ने के लिए होना चाहिए, ब्रेल लिपि पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उस हिसाब से देखिए, एक तरफ से देखा जाए तो न्योचित है भी नहीं भी है, दोनों चीज़ को हम लोग देखेंगे तो गीता के साथ थोड़ा सा यहाँ पे देखना होगा। तो आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तीसरा पॉइंट है कि एक अध्यापक कक्षा में कमजोर छात्रों के मनोबल को उठाने के लिए कुछ अतिरिक्त अंक देते हैं। अब देखिए यहाँ भी आपको लगेगा कि अन्याय हो रहा है। अब मनोबल के उठाने के लिए आप उसको अतिरिक्त अंक के जगह अतिरिक्त समय दीजिएगा, मतलब कुछ ज्यादा टाइम उसको पढ़ा दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है। अब अतिरिक्त अंक दीजिएगा तो इससे क्या है कि प्रतिभावान व्यक्ति के मन में थोड़ा सा गलत भावना आएगा कि चलो हम भी कम पढ़ेंगे तो नंबर मिल ही जाएगा। तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो 2 पॉइंट में थोड़ा सा नेगेटिव की ओर जा रहा है, लेकिन इसको, इस विषय में आपका क्या राय है, आप इसे जरूर एक बार बताएं। आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा है, एक प्रोफेसर अलग अलग कक्षाओं की उनकी क्षमताओं के मूल्यांकन के आधार पर अलग अलग प्रश्न पत्र बांटते हैं। देखिए यहाँ पे आपको लगेगा कि न्याय थोड़ा सा हो रहा है कि जिस व्यक्ति की जितनी क्षमता है उस व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार प्रश्न पुस्तिका दी गई और मूल्यांकन के आधार पर अलग अलग प्रश्न बांटे गए, तो यहाँ थोड़ा सा लगेगा कि न्याय हो रहा है। अंतिम पॉइंट है कि संसद में एक प्रस्ताव विचाराधीन है कि संसद की कुल सीटों में से 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाए। अब देखिए यहाँ पे जो महिला के लिए आरक्षित सीट की बात की गई है, यहाँ पे आपको अन्याय इसीलिए नहीं लगेगा क्योंकि महिलाओं को कभी पर्याप्त मौका ही नहीं मिला कि वे अपने आप को संसद या लोगों या फिर सामाजिक या फिर राजनीतिक मामले में भाग ले सके। तो इस कंडीशन में उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए शुरुआती तौर पे कुछ साल के लिए कुछ छूट दी जाती है। जैसे हम एस टी एस सी समुदाय की बात करेंगे, एस टी एस सी जाति से आने वाले लोगों के लिए सरकार द्वारा कुछ छूट की बात की गई है। मान लीजिए उन्हें पर्याप्त पढ़ने का मौका नहीं मिला, उनकी सामाजिक स्थिति वैसा परिवेश नहीं मिला जिसमें वे अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सके, तो उस कंडीशन में उनके लिए विशेष प्रावधान सरकार द्वारा की जाए। जैसे नौकरी में कुछ छूट दे दिया, हालांकि इसे सकारात्मक कार्रवाई की जाती है, हालांकि इसका भी विरोध होता है, जो मेरिट वाले लोग हैं इसका विरोध करते हैं। तो कुछ हद तक महिलाओं को दिया गया आरक्षण को एक पॉजिटिव टर्म में हम लोग लेंगे और इसे सही माना जा सकता है। अगला हमारा है, असमाज तक हम लोग पढ़ चुके थे, हम शुरू करेंगे। हमारे देश में आमतौर पर देखा जाता है कि अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐसी अन्य सुविधाओं तक पहुंच का अभाव जाति आधारित सामाजिक भेदभाव से जुड़ा है। अब दो चीज है, अब थोड़ा सा कह रहा है कि हम लोग जाति आधारित भेदभाव के रूप में क्या देख रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य तक लोगों की पहुंच सीमित या बहुत कम या ना के बराबर है। तो इसे हम जाति के आधार पे समझ रहे हैं कि अब लोगों के साथ ऐसा भेदभाव हुआ है, लोग कभी इतने जागरूक हुए नहीं कि अपनी शिक्षा अपने स्वास्थ्य को लेकर आगे बढ़े। तो इस कंडीशन में वे इस मामले में शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में पिछड़ गए। अब इसीलिए संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सेम चीज को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो व्यक्ति को सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जो व्यक्ति के पास शुरू से भेदभाव होता रहा है, चाहे जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या फिर काले गोरे के आधार पर, रंग के आधार पर, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति के लिए संविधान में खासतौर पर भारत में एस टी एस सी जातियों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया, जैसे नौकरी में कुछ छूट दे दिया गया, उनको फॉर्म भरने में शुल्क में कुछ छूट दे दिया गया, उनकी पदोन्नति में कुछ छूट दे दिया गया, किसी कॉलेज या संस्था में दाखिले में कुछ छूट दे दिया गया ताकि वे अपने आप को और आगे बढ़ा सकें, उन्हें भी मौका मिले। ठीक है, तो एक एक सकारात्मक उपाय है और इसको नियोजित माना जाना चाहिए कि जिसके साथ शुरू से गलत हुआ, अब उसको उसके साथ अब कुछ अच्छा नहीं करिएगा तो उस कंडीशन में वो और पिछड़ जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव टर्म है, इसे सकारात्मक कार्रवाई के रूप में हम लोग देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक, न्याय के विभिन्न सिद्धांतों पर हमारी बहस ने यह संकेत दिया है कि सरकारें कभी कभी न्याय के उपरोक्त तीन सिद्धांत सरकारें कभी कभी न्याय के उपरोक्त तीन सिद्धांतों यानी समकक्षों के बीच समान बर्ताव, तीन सिद्धांत जो दिया गया है उसमें समकक्षों के बीच समान बर्ताव, लोगों को मिलने वाले लाभों को तय करने समय विभिन्न, एक सेकेंड, समकक्षों के बीच समान बर्ताव, लोगों को मिलने वाले लाभों को तय करते समय विभिन्न प्रयास तथा कौशल को मान्यता देना कि उनका क्या कौशल, उनमें क्या क्रिएटिविटी देना, और जरूरतमंद के लिए जीवन के न्यूनतम मानकों और अवसरों का प्रावधान के बीच सामंजस्य बिठाने में कठिनाई
महसूस कर सकती है। अब देखिए, स्टेट के पास तीन कठिनाई हो सकती है। एक तो हम कह रहे हैं कि सबके साथ एक जैसा बर्ताव करिए। अब एक जैसा बर्ताव करने के मामले में होगा कि जिसके साथ भेदभाव हुआ है, जो अपने आप को बहुत बहुत पीछे चला गया है सामाजिक तौर पे, उसको आप उठा नहीं पाइएगा, एक जैसा बर्ताव करिएगा तो पीछे के पीछे रह जाएगा। दूसरा है कि आपको समकक्षों के साथ समान बर्ताव भी करना है। दूसरा नंबर पे आपको किसी व्यक्ति में वैसा उसका विशेष गुण के आधार पे, उसका लक्ष्य, उसके कौशल के आधार पे उसकी उसको महत्व भी देना है। साथ ही साथ यह भी देखना है कि लोगों की जरूरत या फिर न्यूनतम जरूरत को कैसे पूरा किया जाए। और ये सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में रहा है शुरू से ही, आज भी ये चुनौती का विषय बना हुआ है। हालांकि सरकार द्वारा हमेशा हमेशा ऐसे सामंजस्यपूर्ण कार्य या नियम लाए जाते हैं ताकि किसी भी चुनौती या फिर किसी भी भेदभाव अन्याय को खत्म किया जा सके। समान बर्ताव के सिद्धांत पर अमल कभी कभी योग्यता को उचित प्रतिफल देने के खिलाफ खड़ा हो जाता है। अब देखिए, समान न्याय की बात करते हैं तो कई बार होता है कि आप योग्य व्यक्ति को उचित प्रतिफल देने के खिलाफ खड़ा एक आंदोलन हो जाता है। समान न्याय दे रहे हैं, अब योग्य व्यक्ति को अब ज्यादा महत्व दीजिएगा तो उस कंडीशन में भी कई बार अ, लोगों को लगता है कि अन्याय हो रहा है और लोग विद्रोह करते हैं। योग्यता को पुरस्कृत करने को न्याय का प्रमुख सिद्धांत मानने पर जोर देने का अर्थ यह होगा कि हाशिए पर खड़े तबके कई क्षेत्रों में वंचित रह जाएंगे, क्योंकि अच्छे पोषण और अच्छी शिक्षा जैसी सुविधाओं तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती। अब दो कंडीशन है, अब किसी व्यक्ति को विशेष महत्व दीजिएगा उसकी कौशल, उसकी योग्यता के आधार पे, तो इस कंडीशन में होगा कि जो हाशिए पर लोग हैं, जो अपने आप को शुरू से आगे बढ़ा ही नहीं पाए, जो बहुत गर्त स्थिति में रहे हैं, जिन जो उपाश्रित लोग हैं, तो उस कंडीशन में आप कभी आगे आ नहीं पाएंगे। अगर आप किसी व्यक्ति विशेष को योग्यता के आधार पर पुरस्कृत करते हैं तो जो हाशिए पर वाले व्यक्ति है वो कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि उनके साथ हमेशा से शोषण हुआ है। साथ ही साथ पोषण का भी कमी रहा है, अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं रही उनके साथ। तो इस कंडीशन में अगर उनको महत्व नहीं दिया जाता है, बराबर तहजीब, थोड़ा विशेष छूट नहीं दिया जाता है, तो उस कंडीशन में हमेशा वो पीछे रह जाएंगे। तो सरकार को इस मामले में भी सामंजस्य बैठाना है ताकि लोगों के साथ न्याय हो। देश के विभिन्न समूह भिन्न भिन्न नीतियों की तरफदारी कर सकते हैं। अलग अलग समूह द्वारा कहा जाता है कि फलाना नीति सही है। जैसे अभी यूजीसी का एक रेगुलेशन आया है, तो इसमें जो स्वर्णों यानी जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन एसटी एससी ओबीसी द्वारा इसका समर्थन किया जा रहा है। तो अलग अलग समुदाय में अलग अलग तरीके या समूह भिन्न नीतियों पर तरफदारी कर सकते हैं। कुछ लोग उसका विरोध कर सकते हैं और कुछ लोग उसका समर्थन कर सकते हैं, जो इस पर निर्भर करता है कि वे न्याय के किस सिद्धांत पर बल देते हैं। ठीक है। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में सरकार की सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह एक न्यायपरक समाज को बढ़ावा देने के लिए न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के बीच सामंजस्य स्थापित करे। अब देखिए, इस कंडीशन में सरकार या अलग अलग सरकार के पास एक दायित्व टाइप का आ जाता है कि आप जो कोई व्यक्ति समर्थन कर रहा है, कोई व्यक्ति विरोध कर रहा है, तो आप ऐसा नियम बनाइए जिसमें सारे समर्थन करें। तो उस कंडीशन में एक सार्वभौमिक न्याय आ सकता है। तो सरकार को इसमें सामंजस्य स्थापित करना होगा, तब जाके न्याय आएगा। देखिए, इस बॉक्स को हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी क्यों बांधी जाती है। अब एक लड़का है, यहाँ पे हाथ में बल्ला लिए, उसके द्वारा पूछा जा रहा है कि जो आप देखते होंगे कोर्ट में एक न्याय की देवी तराजू हाथ में लिए रहती हैं, तो उनके आंख में पट्टी बंधा हुआ रहता है। तो दूसरा एक महिला उसका उदाहरण देती है कि न्याय की देवी आंखों पर पट्टी इसलिए बांधे रखती है क्योंकि उन्हें निष्पक्ष रहना है। अब देखिए, अब तर्क ये है कि पट्टी इसीलिए आंख पे रहता है न्याय के देवी के, ताकि उनको कभी अपना पराया या फिर कुछ खास का बोध करके गलत फैसला या अन्याय वाला फैसला नहीं दे। तो इस कंडीशन में उनके आंख पे पट्टी बांध दिया जाता है कि सभी लोगों को बराबर समझे। ठीक है। तो दूसरा तर्क फिर लड़का देता है, बिल्कुल ठीक, उसे निष्पक्ष रहना है, लेकिन अगर वह आंखों पर पट्टी बांधे रहेगी तो लोगों की विशेष जरूरतों को कैसे देखेगी। अब यहाँ कंट्राडिक्शन या विरोधाभास आ जाता है। एक तो कह रहा है कि क्यों होना चाहिए, तो दूसरा कह रहा है कि अगर आंख पे पट्टी इसलिए है ताकि वह मतलब किसी के साथ गलत नहीं कर सके और निष्पक्ष फैसला दे सके, इसलिए आंख पे पट्टी रहता है। तो फिर लड़के की तरफ से तर्क आता है कि अगर पट्टी आप आंख पे बांध दीजिएगा तो उस कंडीशन में जो व्यक्ति का स्थिति अच्छा नहीं है तो उसके साथ न्याय कैसे होगा। अब किसी व्यक्ति का विशेष जरूरत को आप कैसे ध्यान में रखिएगा। तो दोनों एक तरह से देखा जाए तो सही बात है। आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझा पा रहे होंगे हम। तो अगला टॉपिक आता है न्यायपूर्ण बंटवारा। आखिर किसी संसाधन या सामग्री को कैसे बांटे जिससे न्याय बन सके। तो आगे देखेंगे कि समाज में
सामाजिक न्याय पाने के लिए सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कानून और नीतियां सभी व्यक्तियों पर निष्पक्ष रूप से लागू हो। ठीक है, न्याय तभी आ पाएगा जब कोई भी आप कानून या फिर नीति पॉलिसी बना रहे हैं तो सभी व्यक्ति पर निष्पक्ष रूप से लागू हो और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, तभी उस कानून या नीति को हम लोग निष्पक्ष कह सकते हैं। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है और कुछ इससे कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता होती है। सामाजिक न्याय का सरोकार वस्तुओं और सेवाओं के नियोजित वितरण से भी है कि लोगों को पर्याप्त संसाधन दिए जाए, चाहे वह राष्ट्र के बीच वितरण का मामला हो, राष्ट्रों के बीच वितरण का मामला हो, या किसी समाज के अंदर विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के बीच। अब किसी व्यक्ति को कोई संसाधन दिया जा रहा है तो उसका भी नियोजित वितरण होना चाहिए, चाहे वह किसी राष्ट्र के बीच में बंटवारा हो या फिर किसी समाज में बंटवारा हो, तो नियोजित होना चाहिए। यदि समाज में गंभीर सामाजिक या आर्थिक असमानताएं हैं तो यह जरूरी होगा कि समाज के कुछ प्रमुख संसाधनों का पूर्ण वितरण हो। अगर समाज में आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा असमानता इनइक्वलिटी आ गई तो उस कंडीशन में आप हो सकता है कि कुछ उचित जो है मतलब संसाधन का बंटवारा कर सकते हैं या पूर्ण वितरण कर सकते हैं, जिसमें नागरिकों को जीने के लिए समतल धरातल मिल सके। इसलिए किसी देश के अंदर सामाजिक न्याय के लिए यह जरूरी है कि न केवल लोगों के साथ समाज के कानूनों और नीतियों के संदर्भ में समान बर्ताव किया जाए, बल्कि जीवन की स्थिति और अवसरों के मामले में भी वे कुछ बुनियादी समानता का उपभोग कर सकें। अब सिर्फ सामाजिक सब व्यक्ति को समान न्याय की बात नहीं करेंगे, साथ ही साथ व्यक्तियों को जीवन की अवसर, पर्याप्त लोगों को अवसर मिलना चाहिए, उनकी बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरा करना चाहिए, इस पे भी चर्चा की गई। इसलिए किसी देश के अंदर सामाजिक न्याय के लिए यह जरूरी है कि न केवल लोगों के साथ समाज के कानून और नीति को ही बराबर समझा जाए, बल्कि व्यक्ति को पर्याप्त अवसर दिया जाए और व्यक्ति की बुनियादी जरूरतों को भी पूरा किया जाए, तब जाके न्याय बनेगा। यह हर व्यक्ति के लिए जरूरी माना जाता है कि वह अपने उद्देश्यों के लिए प्रयास कर सके और स्वयं को अभिव्यक्त कर सके। उदाहरण के लिए हमारे देश में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संविधान ने छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया। ठीक है, कि लोगों के बीच समानता आ सके, इसके लिए उन्होंने छुआछूत प्रथा को हटा दिया अनुच्छेद 17 के तहत। ठीक है, और यह सुनिश्चित किया कि निचली कही जाने वाली जातियों के लोगों को मंदिर में प्रवेश, नौकरी और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों से न रोका जा सके, ताकि वे व्यक्ति की बुनियादी जो जरूरत है उसको पूरा कर सके। विभिन्न राज्य सरकारों ने जमीन जैसे महत्वपूर्ण संसाधन के अधिक न्यायपूर्ण वितरण के लिए भूमि सुधार लागू करने के कदम उठाए थे। बहुत जगह था कि किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन था, किसी के पास कुछ नहीं था, तो उस कंडीशन में भी लोगों को भूमि सुधार के नाम पे कुछ, जिसके पास कुछ नहीं था उसको कुछ ज़मीन दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे सुधार किए गए हैं। आगे समाज में न्याय की स्थापना से जुड़े कुछ सवाल सामने खड़े हैं। क्या सवाल हैं? तो ये, क्या संसाधनों का वितरण और शिक्षा तथा नौकरियों तक समान पहुंच सुनिश्चित की जाए, और यदि हाँ तो कैसे? अगर लोगों की समान पहुंच या समान मौका दिया जाए तो कैसे दिया जाए? ऐसे ऐसे मामले में मत भिन्नता समाज में उग्र भावना पैदा करते हैं। अब इसी में है कि किसी लोग का, हर व्यक्ति का अलग अलग मतलब मत होता है, तो इस कंडीशन में कई बार हिंसा भड़का देती है। अब हो सकता है कि किसी समुदाय के लिए कुछ अच्छा हो तो उसके लिए कोई व्यक्ति बोला कि नहीं, फलाने समुदाय को ये प्रावधान दिया जाना चाहिए। कोई दूसरा समुदाय से व्यक्ति आता है, उसके बारे में कुछ उल्टा पलटा बोल देता है, तो इस कंडीशन में हिंसा की भावना भड़का देती है। लोग मानने लगते हैं कि उनके और उनके परिवारों का भविष्य दांव पर लग जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को विशेष छूट दिया गया तो किसी विशेष द्वारा यह मान लिया जाता है कि अगर ऐसा कुछ छूट दिया गया तो किसी के साथ भेदभाव हो सकता है। ठीक है, बहरहाल राजनीतिक सिद्धांत के विद्यार्थी होने के नाते न्याय के सिद्धांत की अपनी समझ के आलोक में हमें ठंडे दिमाग से इस मुद्दे की जांच परख करने में समर्थ होना चाहिए। अब देखिए, हम लोग देश में आके कोई भी सिद्धांत को सही या गलत नहीं करेंगे, कहेंगे हर सिद्धांत अपनी जगह सही और गलत होता है। चूंकि हम लोग राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा और इस पे चर्चा करनी होगी, ताकि हम लोग एक अच्छे न्याय के सिद्धांत तक पहुंच सके। क्या वंचितों की सहायता की योजनाएं न्याय सिद्धांत की कसौटी पर खरी मानी जा सकती है? क्या वंचित वर्ग हैं जिनके लिए कभी कुछ हुआ नहीं है, जो पिछड़े हैं, जिनको कभी मौका नहीं मिला आगे बढ़ने के लिए, उनके लिए सरकार द्वारा कुछ की जाती है, तो क्या न्याय के सिद्धांत के अनुसार सही है? आगे इसको देखते हैं। अगले खंड में हम सुप्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक जॉन रॉल्स द्वारा प्रस्तुत न्यायोचित वितरण के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। जॉन रॉल्स एक बहुत बड़े न्यायविद या फिर राजनीतिक विचारक है, जिन्होंने 1971 में एक अपना बुक थ्योरी ऑफ जस्टिस नाम का दिया था। और रॉल्स ने तर्क दिया कि समाज के न्यूनतम सुविधा प्राप्त लोगों को सहायता देने की जरूरत स्वीकार करने के लिए बेशक
युक्ति संगत औचित्य हो सकते हैं। अब कह रहा है कि रॉल्स का कहने का तात्पर्य था कि जो समाज के सबसे निचले व्यक्ति हैं, जिनको सारी सुख सुविधाओं से दूर रखा गया, उनके लिए मतलब सबसे न्यूनतम स्थिति, सबसे खराब स्थिति वाले लोगों को विशेष छूट मिल सके, सबसे ज्यादा लाभ मिल। तो आज हम विस्तार से रॉल्स का न्याय सिद्धांत को समझेंगे कि रॉल्स क्या कहना चाहते थे। और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे क्लास 11th एनसीईआरटी के लिए, क्योंकि एक बहुत अच्छे विचारक है और इनको आगे भी आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। यदि शुरू करते हैं बिना विलंब किए। यदि लोगों को कहा जाए कि आप रहने के लिए किस किस्म का समाज चुनना पसंद करते हैं। अब रॉल्स का तर्क है कि एक व्यक्ति से पूछा जाए कि आप किस ढंग का या किस समाज में रहना पसंद करेंगे, तो संभवतः वे ऐसा समाज चुनेगा जिसके नियम और संगठन उन्हें विशेष सुविधा संपन्न स्थान मुहैया करा सके। सही बात है, कोई भी व्यक्ति अपने लिए बहुत अच्छा खोजता है। हम सब लोगों में अपेक्षा हम सब लोगों से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वे अपने निजी हितों को दरकिनार कर समाज की भलाई के बारे में सोचें। हाँ, ये भी बात है कि हर व्यक्ति समाज की भलाई के लिए नहीं सोचता। हर व्यक्ति, बहुत सारे लोग अपनी भलाई के लिए भी सोचते हैं, खासकर तब जब उन्हें यह यकीन हो कि उनका फैसला भविष्य में उनके बच्चे को मिलने वाली जिंदगी और मौकों को प्रभावित करने जा रहा है। ठीक है, वस्तुतः हम माता पिता से आशा करते हैं कि वे अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा क्या करते हैं या क्या करें, इसके बारे में सोचो इसके बारे में सोचो और सहयोग दें। लेकिन ऐसा परिदृश्य किसी समाज के लिए न्याय के सिद्धांत की बुनियाद का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति अपने लिए विशेष चाहेगा, हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को कहीं ना कहीं घुसाएगा। तो इस कंडीशन में एक अच्छा सिद्धांत या फिर नहीं आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, तो हम ऐसे निर्णय पर कैसे पहुंचे जो निष्पक्ष हो और न्याय संगत हो। तो इस कंडीशन में जब हर व्यक्ति का अपना बायसनेस, अपना हित होगा किसी फैसले में, तो उस कंडीशन में हम एक निष्पक्ष न्याय के सिद्धांत तक नहीं पहुंच सकते। आगे बढ़ते हैं। जॉन रॉल्स ने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया। वह तर्क करते हैं कि निष्पक्ष और न्याय संगत नियम तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहां हमें यह निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए। ठीक है, अब रॉल्स का एक थ्योरी है वेल ऑफ इग्नोरेंस, यानी वेल ऑफ इग्नोरेंस का कहने का तात्पर्य है कि जो रॉल्स के समुदाय के जो व्यक्ति हैं, उन्हें अपने दिमाग में मतलब एक इमेजिनेशन या फिर कल्पना था, जिसके माध्यम से लोग कल्पना करें कि हम एक ऐसे स्थान पे हैं जिसमें व्यक्ति को ना पता है कि वह पुरुष है कि महिला है, व्यक्ति की स्थिति क्या है उसको कोई आइडिया नहीं है, व्यक्ति भविष्य में क्या होगा कोई आइडिया नहीं है, व्यक्ति विकलांग है इसके विषय में उसके कोई आइडिया नहीं है, व्यक्ति की शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक कोई भी स्थिति के लिए उसे जीरो नॉलेज है, कोई नॉलेज नहीं है। अब व्यक्ति को कोई नॉलेज नहीं है, तो जब व्यक्ति कोई नया न्याय का सिद्धांत बनाएगा, तो उस कंडीशन में उसके दिमाग में एक चीज तो चलेगा। क्या चलेगा, कि हम ऐसा नियम बनाते हैं जिसमें सबसे कम सुविधा संपन्न लोग, जो सबसे गरीबी स्थिति में है, जिसकी सबसे बदतर स्थिति है, उसको ज्यादा लाभ मिल सके। क्योंकि व्यक्ति को अपने बारे में कुछ नहीं पता है, तो उस कंडीशन में व्यक्ति के साथ किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति आ सकता है। तो इसलिए व्यक्ति एक ऐसा नियम बनाएगा जो कि सबसे निचले व्यक्ति के लिए ज्यादा फायदेमंद हो। ठीक है, जबकि हमें यह ज्ञात नहीं है कि उस समाज में हमारी क्या जगह है। सही बात है, कोई आइडिया नहीं है कि हम समाज में ऊपर है, नीचे है, महिला पुरुष है, विकलांग है, स्वस्थ है, कुछ नहीं आइडिया है। अर्थात हम नहीं जानते कि किस किस्म के परिवार में हम जन्म लेंगे, हम ऊंची जाति के परिवार में पैदा होंगे या निम्न जाति में, हम धनी होंगे गरीब होंगे कोई पता नहीं, सुविधा संपन्न होंगे या फिर सुविधाहीन होंगे। रॉल्स तर्क देते हैं कि अगर हमें यह नहीं मालूम हो इस मायने में कि हम कौन होंगे, तो भविष्य के समाज में हमारे लिए कौन से विकल्प खुले होंगे, तब हम भविष्य के उन समाज के नियमों और संगठन के बारे में निर्णय या जिस निर्णय का समर्थन करेंगे वह तमाम सदस्यों के लिए अच्छा होगा। मतलब जिस इस समाज में जिस स्थिति में आपको आइडिया ही नहीं है कि हम कहाँ हैं, मेरी क्या स्थिति है, तो उस कंडीशन में आप क्या करिएगा कि एक ऐसा नियम कानून या फिर एक ऐसा सिद्धांत बनाइएगा न्याय से संबंधित, जिसमें सबसे गरीब या सबसे निचले व्यक्ति को भी ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। ठीक है, हालांकि रॉल्स का एक काल्पनिक था, कल्पना था, और ऐसा लोग होते नहीं हैं, हर व्यक्ति अपने स्वार्थ से ग्रसित होता है। तो कई बार रॉल्स को इसके लिए आलोचना भी की जाती है कि रॉल्स का जो सिद्धांत है वो बेसिकली एक कल्पना है, और कल्पना में ही कुछ चीज़ अच्छी लगती हैं, ऐसा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं।
रॉल्स ने इसे अज्ञानता के आवरण में सोचा, अज्ञानता वेल ऑफ इग्नोरेंस, या फिर अज्ञानता का पर्दा, अज्ञानता का आवरण में सोचा कि एक पर्दे के पीछे लोग हैं, एक कर्टेन या एक पर्दा के पीछे लोग हैं, और उस पर्दा के बाद क्या है उस व्यक्ति को कोई आइडिया नहीं है, तो उस कंडीशन में कोई सिद्धांत बनाएगा तो सबको लाभ मिलेगी। वे आशा करते हैं कि समाज में अपने संभावित स्थान और हैसियत के बारे में पूर्ण अज्ञानता की हालत में है। उसके भविष्य में क्या होंगे, किस स्थिति में होंगे, महिला होंगे, पुरुष होंगे, अमीर होंगे, गरीब होंगे, उनको इस विषय में कोई आइडिया नहीं है। हर आदमी आमतौर पर जैसे सब करते हैं अपने खुद के हितों को ध्यान में रखकर फैसला करेंगे कि हम अगर गरीब स्थिति में भी आए, गरीबी में भी आए तो हमको लाभ मिल सके। चूंकि कोई नहीं चूंकि कोई नहीं जानता कि वह कौन होगा और उसके लिए क्या लाभप्रद होगी, इसलिए हर कोई सबसे बुरी स्थिति के मद्देनजर समाज की कल्पना करेगा कि अगर सबसे खराब स्थिति में भी आ जाएंगे हम, तो कम से कम इतना तो मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, खुद के लिए सोच विचार कर सकने और व्यक्ति के सामने यह स्पष्ट करने कि जो जन्म से सुविधा संपन्न है और जो कुछ विशेष अवसरों का उपभोग करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से यदि उनका जन्म समाज के वंचित तबके में हो जाता है तो वैसा कोई अवसर न मिले तब क्या होगा। इसलिए अपने स्वार्थ में काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए यही उचित होगा कि वह संगठन के ऐसे नियम के बारे में सोचे जो कमजोर तबके के लिए यथोचित अवसर सुनिश्चित कर सके। इस प्रयास से दिखेगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसे महत्वपूर्ण साधन सभी लोगों को पर्याप्त होंगे, चाहे वह उच्च वर्ग हो या निम्न वर्ग हो। तो कुल मिला के ऐसा नियम बनेगा जिसमें सबसे निचले या सबसे कम भी या सबसे खराब स्थिति वाले लोगों को भी पर्याप्त या बुनियादी सुविधाएं मिल सकेंगी। आगे देखते हैं। बेशक अपनी पहचान को विस्मृत करता है और अज्ञानता के आवरण में खड़ा होने की कल्पना करना किसी के लिए सहज नहीं है, लेकिन तब अधिकांश लोगों के लिए यह भी उतना ही कठिन है कि वे आत्मत्यागी बने और अजनबी लोगों के साथ अपने सौभाग्य की हिस्सेदारी करें। यही कारण है कि हम आदतन आत्मत्याग को वरीयता से जोड़ते हैं। इस मानवीय दुर्बलताओं और सीमाओं के मद्देनजर हमारे लिए ऐसे ढांचे के बारे में सोचना बेहतर होगा जिसमें असाधारण कार्रवाई की जरूरत न रहे। ठीक है, अज्ञानता के आवरण वाली स्थिति की विशेषता यह है कि इसमें लोगों के सामान्य रूप से विवेकशील मनुष्य बने रहने की उम्मीद बनती है। उनमें उनसे अपने लिए सोचने और अपने हित में जो अच्छा हो उसे चुनने की अपेक्षा रहती है। हालांकि प्रासंगिक बात यह है कि अज्ञानता के आवरण में रहकर चुनते हैं तो वे पाएंगे कि सबसे बुरी स्थिति से ही सोचना उनके लिए हितकर होगा। हालांकि देखिए देखिए कुछ सिद्धांत है, अब इसमें टोटल कहने का तात्पर्य है कि अगर अज्ञानता की स्थिति में भी अगर हम देखते हैं तो लोग सबसे बुरी स्थिति में हो सकते हैं। इसको आधार बना के सोचे कि मान लीजिए कि हम सबसे खराब स्थिति में चले गए, तब हमको फलाना लाभ तो कम से कम या फलानी सुविधाएं तो मेरे पास होनी चाहिए ताकि हम जीवन यापन कर सके। हालांकि रॉल्स का एक कल्पना था और ये कभी सच नहीं हो सका, क्योंकि बहुत सारे विचारकों या लोगों के द्वारा माना जाता है कि व्यक्ति तार्किक तो है लेकिन व्यक्ति इतना त्यागी नहीं है कि वे किसी को दे और अपने लाभ के लिए, अपने नुकसान के बल पे किसी को लाभ के लिए दे, या फिर लोग हर व्यक्ति स्वार्थी है तो यहाँ अपने हित को ज़्यादा वरीयता देगा लोग और अपने हित के अनुसार काम करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक लड़का है जो कि ग्रीन बॉक्स ब्लू बॉक्स में है, उसके द्वारा कहा गया कि मैंने सुना है कि न्याय में होना अंधेर होना है। लोग ऐसा क्यों कहते हैं? अब देखिए, एक तर्क है, बहुत अच्छा तर्क है कि अगर समय पे किसी को न्याय नहीं मिला, जस्टिस नहीं मिली, तो न्याय मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी के साथ आज गलत हुआ है, 10 साल बाद उसको न्याय दे रहे हैं, तो फिर न्याय ना के बराबर होता है। मतलब एक था जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड करके, एक था कि न्याय अगर लेट मिलता है तो उस न्याय का कोई मतलब होता नहीं है। इसका दूसरा उदाहरण एक बच्ची के द्वारा दिया गया। उनका कहना है कि क्योंकि यदि किसी विवाद में निर्णय बहुत देर से होता है तो हो सकता है कि पीड़ित व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई में कोई लाभ नहीं मिले। क्या ऐसा मुकदमा जीतने का कोई फायदा है फैसला करने के बाद जिसका फैसला मरने के बाद आया? बहुत सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से तब आते हैं जब व्यक्ति इस धरती पे नहीं रहता। तो एक बहुत अच्छा तर्क है कि क्या आप किसी चीज़ के लिए केस किए हैं और मान लीजिए जमीन विवाद है, दो लोगों के बीच लड़ रहे हैं, 10 साल केस चला, पता चला कि अगला 5 साल बाद जमीन का जो दूसरा दावेदार था उसकी मृत्यु हो गई, तो उस कंडीशन में अगर उसको जमीन मिल भी जाता है तो क्या ही फायदा है।
मतलब जो चीज उसको मिला उसके रहते हुए नहीं मिला, बेचारा जिसके लिए वो लड़ा उसके चलते उस मतलब उस कंडीशन में उसको नहीं मिला, तो फिर बाद में मिलना नहीं मिलना बहुत मतलब रह नहीं जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया था। अब हम लोग आ गए यहाँ सामाजिक न्याय यानी अज्ञानता का काल्पनिक आवरण को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिखा गया है अज्ञानता का कल्पित आवरण ओढ़ना उचित कानून और नीतियों की प्रणाली तक पहुंचने का पहला कदम है। कि लोग आप मान ले कि ऐसी स्थिति में होंगे और उस ढंग का एक सार्वभौमिक कानून बनाए। इससे यह प्रकट होगा कि विवेकशील मनुष्य न केवल सबसे बुरे संदर्भ में के मद्देनजर को देखेगा, बल्कि वे यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि उनके द्वारा निर्मित नीतियां समग्र समाज के लिए लाभप्रद हो। दोनों चीजों को साथ साथ चलना है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वे आगामी समाज में कौन सी जगह होंगे। इसलिए हर कोई ऐसे नियम चाहेगा जो चाहेगा अगर वे सबसे बुरी स्थिति में जीने वाले के बीच पैदा हो, तब भी उसकी रक्षा कर सके। लेकिन उचित तो यही होगा कि वे यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि उनके द्वारा चुनी गई नीतियां बेहतर स्थिति वाले को कमजोर न बना दे, क्योंकि यह संभावना भी हो सकता है कि वे खुद भविष्य के उस समाज में सुविधा संपन्न स्थिति में पैदा हो। इसलिए यह सभी के लिए सभी के हित में होगा कि निर्धारित नियमों और नीतियों से संपूर्ण समाज को फायदा होना चाहिए, किसी एक खास हित का नहीं। यह निष्पक्ष विवेकशील कार्रवाई का परिणाम, न कि परोपकार या उत्तरदायित्व का। कुल मिला के जो 4 लाइन लिखा हुआ है इसका यही मतलब है कि आपको ऐसा नियम कानून जो कल्पना कर रहे हैं उसको ऐसा बनाइए जिसमें दोनों को फायदा हो, सबसे खराब स्थिति वाले को भी और सबसे जो अच्छा स्थिति है उनको भी फायदा हो। ठीक है, इसलिए रॉल्स ने रॉल्स तर्क देते हैं कि नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन हमें समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने की ओर प्रेरित करता है। इस उदाहरण में हमारे पास पहले से बनाया कोई लक्ष्य या नैतिकता के प्रति मान नहीं है। हमारे लिए सबसे अच्छा होगा कि यह निर्धारित करने के लिए कि हम स्वतंत्र होते हैं। यही विश्वास रॉल्स के सिद्धांत को निष्पक्ष और न्याय के प्रश्न को हल करने का महत्वपूर्ण और सबल रास्ता बना देता है। आगे बढ़िए इस आगे बढ़िए इस ब्लू बॉक्स को हम लोग पढ़ेंगे। अब ब्लू बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, आओ कुछ करके सीखें। क्या इसमें करके सीखना है, देखते हैं। विभिन्न सरकारी और विभिन्न सरकारी विभिन्न सरकारी और संयुक्त राष्ट्र संघ इकाइयों ने भोजन, आय और पानी जैसी सुविधाओं की न्यूनतम आवश्यकता की गणना की है। अपने स्कूल के पुस्तकालय या इंटरनेट से ऐसी गणनाओं की खोज करें कि किस स्टेट या किस संस्था द्वारा कौन सी व्यवस्था लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है। अब आइए सामाजिक न्याय का अनुसरण करते हैं। तो सामाजिक न्याय का अनुसरण क्या है? तो यदि किसी समाज में बेहिसाब धन दौलत और इनके स्वामित्व के साथ जुड़ा सत्ता का उपभोग करने वाले तथा बहिष्कृतों और वंचितों के बीच गहरा एवं अस्थायी विभाजन मौजूद है, तो हम कहेंगे कि वहाँ सामाजिक न्याय का अभाव है। अब कहने का तात्पर्य है कि एक ही समाज में दो तरह के लोग हैं, एक तो बहुत ज्यादा सुविधा संपन्न लोग हैं, बेहिसाब संपत्ति है, दूसरे के पास कुछ नहीं है। तो हम इससे ही अंदाजा लगाएंगे कि समाज में बहुत ज्यादा गहराई या फिर विभाजन है। ठीक है, या फिर न्याय का अभाव है। हम यहाँ सिर्फ समाज में विभिन्न व्यक्तियों के जीवन यापन के सिर्फ विभिन्न स्तरों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। न्याय के लिए लोगों के रहन सहन के तौर तरीके में पूर्ण समानता और एकरूपता भी की आवश्यकता नहीं है कि लोग एक ही जैसा रहे खाएं, एक ही जैसा सब कुछ करें, लेकिन उस समाज को अन्यायपूर्ण माना जाएगा जहां धनी और गरीब के बीच खाई इतनी गहरी हो कि वे बिल्कुल भिन्न भिन्न दुनिया में रहने वाले लगे, और जहां अपेक्षाकृत वंचितों को अपनी स्थिति सुधारने का कोई मौका न मिले। ठीक है, चाहे वह कितनी भी कठिन श्रम क्यों न करे। दूसरे शब्दों में न्यायपूर्ण समाज को लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी स्थिति जरूर मुहैया करानी चाहिए ताकि वे स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जीने में सक्षम हो सके, समाज में अपनी प्रतिभा का विकास कर सके तथा इसके साथ समान अवसर के जरिए अपने चुने हुए लक्ष्य की ओर बढ़ सके। अब देखिए यहाँ पे एक और बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है जिसको एक व्यक्ति के माध्यम से हम समझेंगे। हमारे यहाँ एक रूसो विचारक है, उनका कहना है कि एक समाज में गरीबी इतनी कम नहीं होनी चाहिए, मतलब गरीबी और अमीरी के बीच इतना खाई नहीं होनी चाहिए जिससे एक गरीब व्यक्ति अपने आप को बेच सके और एक अमीर आदमी उस गरीब को खरीद सके। तो एक तो बैलेंस होना चाहिए, मतलब गरीबी भी एक्सट्रीम गरीबी या फिर अत्यधिक गरीबी नहीं होनी चाहिए, अमीरी भी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो दोनों के बीच एक बैलेंस कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि
गरीब व्यक्ति ना तो अपने आप को बेचने पे मजबूर हो, और अमीर व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं आ जाए कि किसी व्यक्ति को वो खरीद सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है, लोगों की जिंदगी के लिए जरूरी न्यूनतम बुनियादी स्थिति का निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं कि लोगों, अब यहाँ पे कह रहा है कि अब हम कैसे डिसाइड करें कि लोगों की क्या आवश्यकता है, लोगों की बुनियादी आवश्यकता क्या है। विभिन्न सरकारों और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की गणना के लिए विभिन्न तरीके इजाद किए, लेकिन सामान्यतः इस पर सहमति है कि स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की बुनियादी मात्रा, मतलब एक, मतलब क्या उसको बोलते हैं, पोषक तत्व की बुनियादी मात्रा, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, शिक्षा और न्यूनतम मजदूरी इन बुनियादी स्थिति के महत्वपूर्ण हिस्से होंगे। कुछ संगठन WHO, इस सब टाइप का जो संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनके द्वारा कुछ मानक निर्धारित की गई जिससे पता चले कि लोगों की बुनियादी आवश्यकता क्या है। तो पहले तो अच्छा खाना मिले, अच्छा आवास मिले, लोगों को बढ़िया पानी पी सके, शिक्षा बढ़िया मिल सके, और काम कर रहा है तो न्यूनतम मजदूरी मिल सके। लोगों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी समझी जाती है कि डेमोक्रेसी या लोकतांत्रिक सरकार ही पूरी कर सकती है। हालांकि सभी नागरिकों के लिए इन बुनियादी शर्तों की पूर्ति, खासकर भारत जैसे देश में जहां गरीबी की बड़ी तादाद है, सरकार पर भारी बोझ बन जाती है, और कई बार सरकार लोगों के लिए बहुत कुछ करने के चक्कर में घाटे में चली जाती है। आज भी सरकार की स्थिति देखिए कि सबसे ज्यादा धन उसका कहाँ जाता है, तो कर्जा भरने में जाता है। ठीक है, क्या उसको बोलते हैं, सूद के रूप में। आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम सब इस बात पर सहमत भी हो जाएं कि राज्य को समाज के सबसे वंचित सदस्य की मदद करनी चाहिए जिससे वे बाकियों के साथ एक हद तक समानता का आनंद ले सके, तब भी इस बात पर असहमति हो सकती है कि इस लक्ष्य को पाने का सर्वोत्तम तरीका क्या होगा। सही बात है, आजकल हमारे समाज में और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी यह बहस चल रही है कि क्या मुक्त बाजार के जरिए खुली प्रतियोगिता को बढ़ावा देना समाज के सुविधा प्राप्त सदस्यों को नुकसान पहुंचाए बगैर सुविधाहीन की मदद करने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है, या गरीबों को न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। अब दो चीज है, अब यहाँ से कह रहा है कि जो हम लोग जो फ्री मार्केट इकोनॉमी में चल रहे हैं, जिसमें खुली प्रतिस्पर्धा के नाम पे लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तो क्या उस कंडीशन में लोगों को लाभ मिलेगा या फिर सरकार को ही कुछ ना कुछ करना होगा। तो सरकार को ही बुनियादी सुविधा मुहैया करानी चाहिए, इस पर चर्चा है। हमारे देश में इन भिन्न भिन्न प्रस्तावों का विभिन्न राजनीतिक समूह समर्थन कर रहे हैं, जो ग्रामीण या शहरी गरीबी जैसे सीमांत समूहों की आबादी की सहायता के लिए विभिन्न योजनाओं के तुलनात्मक गुण दोष पर बहस करते हैं। इस खंड में हम संक्षेप में इस विवाद पर परख करेंगे। अब बहुत सारे ऐसे नियम कानून हैं जिस पर चर्चा चलती है। मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। अब यहाँ पीछे हमने देखा कि दो चर्चाएं थी, एक तो मुक्त बाजार फ्री इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, और दूसरा राज्य का हस्तक्षेप। एक सेकेंड, थोड़ा पानी पी लूं मैं। अब मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप पे हम लोग चर्चा करेंगे कि मुक्त बाजार अच्छा है या फिर राज्य की एक्टिविटी होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। मुक्त बाजार के समर्थकों का मानना है कि जहां तक संभव हो व्यक्ति को संपत्ति अर्जित करने के लिए तथा मूल्य मजदूरी और मुनाफे के मामले में दूसरों के साथ अनुबंध और समझौते में शामिल होने के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए। अब मुक्त बाजार वाले विचारक क्या मानते हैं कि लोगों को खुला छोड़ दीजिए, और व्यक्ति अपनी लाभ के लिए या फिर अपनी संपत्ति को अधिक से अधिक करने के लिए किसी के साथ भी संबंध बना सकते हैं, किसी के साथ रह सकते हैं, समझौता कर सकते हैं। उन्हें लाभ की उन्हें लाभ की उन्हें लाभ की अधिकतम मात्रा हासिल करने हेतु एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंदता करने की छूट होनी चाहिए, ताकि एक दूसरे से compete करके जिसमें ज्यादा काबिलियत होगी, जो ज्यादा मेहनत करेगा आगे बढ़ जाएगा। यह मुक्त बाजार का सरल चित्रण है। मुक्त बाजार के समर्थक मानते हैं कि अगर बाजारों को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया जाए तो बाजारी कारोबारी का योग कुल मिलाकर समाज में लाभ और कर्तव्यों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित कर देगा। अब इनका क्या मानना है, जो मुक्त बाजारवादी हैं, कि अगर राज्य को हम लोग साइड कर देते हैं तो प्रतिस्पर्धा के माध्यम से समाज में कहीं ना कहीं न्याय आएगा और न्यायिक वितरण सुनिश्चित कर पाएंगे। इससे योग्यता और प्रतिभा से लैस लोगों को अधिक प्रतिफल मिलेगा, जबकि अक्षम लोगों को कम हासिल होगा। उनकी मान्यता है कि बाजारी वितरण का जो भी परिमाण है वह न्याय संगत होगा। अब देखिए यहाँ पे दो चीज है। अब है कि जो प्रतिभावान लोग होंगे वो आगे बढ़ जाएंगे, जो कम प्रतिभावान हो जाएंगे वो पीछे हो जाएंगे, और उस हिसाब से बाजार का जो, या बाजार के माध्यम से जो रेगुलेशन होगा उस कंडीशन में लोग ज्यादा न्याय संगत तरीके से रह पाएंगे।
ठीक है, 20 लाइन को कंप्लीट, हालांकि यहाँ से जो लाइन है इसको कंप्लीट करने से पहले एक बार हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को देख लेते हैं कि इनका क्या वक्तव्य है। तो हमारे बीच डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, उनको देखते हैं कि उनका क्या कथन है, उनका क्या कोट्स है। तो न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलाकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण कर सके। जिसमें इनका कहने का तात्पर्य है कि समाज में सम्मान का भावना बढ़ना चाहिए, करुणा का भाव बढ़ना चाहिए, और समाज में अन्याय घटना ही समाज का न्यायपूर्ण सिद्धांत है। और समाज वही न्यायपूर्ण होगा जिसमें लोगों के प्रति सम्मान की भावना हो, और परस्पर सम्मान की भावना हो, और अपमान की भावना या अपमान के दृष्टिकोण से किसी को न देखा जाए। आगे बढ़ते हैं। हालांकि मुक्त बाजार के सभी समर्थक आज पूर्णतः अप्रतिबंधित बाजार का समर्थन नहीं करते, मतलब एब्सोल्यूट बाजार को खुला छोड़ देना, इस पे भी प्रतिबंध नहीं, मतलब एकदम से प्रतिबंध हटाने की बात भी नहीं करते हैं मुक्त बाजार के समर्थक। कई लोग अब तक कुछ प्रतिबंध स्वीकार करने को तैयार होंगे, कई लोग अब कुछ प्रतिबंध स्वीकार करने को तैयार होंगे। मसलन सभी लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी जीवन मानक सुनिश्चित करने हेतु राज्य हस्तक्षेप करे, ताकि लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिल सके, ताकि वे समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ हो सके। लेकिन वे तर्क कर सकते हैं कि यहाँ भी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा ऐसी अन्य सेवाओं के विकास के लिए बाजार को अनुमति देना ही लोगों के लिए एक बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति का सबसे कारगर तरीका हो सकता है। कि बाजार को भी रेगुलेशन दे दिया जाए कि आप भी लोगों के लिए, वंचित वर्गों के लिए कुछ खास या कुछ विशेष प्रावधान करिए, ताकि लोगों की आपूर्ति की जा सके, वो लोगों की बुनियादी आवश्यकता को किया जा सके। दूसरे शब्दों में ऐसी सेवाएं मुहैया कराने के लिए निजी एजेंसियों को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, जबकि राज्य की नीतियां इन सेवाओं को खरीदने के लिए लोगों को सशक्त बनाने की कोशिश करें। राज्य के लिए यह भी जरूरी हो सकता है कि वह उन वृद्धों और रोगियों को विशेष सहायता प्रदान करे जो प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। अब राज्य के पास एक और दायित्व होनी चाहिए कि जो व्यक्ति प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता उसके लिए विशेष प्रावधान करे, चाहे विकलांग व्यक्ति हो, चाहे वृद्ध व्यक्ति हो, चाहे बूढ़ा हो, कोई भी हो, उस जन का व्यक्ति जो प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके उसके लिए राज्य विशेष प्रावधान करे। लेकिन इसके आगे राज्य की भूमिका नियम कानून का ढांचा बरकरार रखने तक ही सीमित रहनी चाहिए, जिसमें व्यक्ति के बीच जबरदस्ती और अन्याय बाधाओं से मुक्त प्रतिबद्धता सुनिश्चित हो। उनका मानना है कि मुक्त बाजार उचित और न्यायपूर्ण समाज का आधार होता है। कहा जाता है कि बाजार किसी व्यक्ति की जाति या धर्म की परवाह नहीं करता, ठीक है, वह यह भी नहीं देखता कि आप मर्द या औरत हैं। वह इन सब से निरपेक्ष रहता है, निष्पक्ष रहता है, और उसका सरोकार आपकी प्रतिभा और कौशल से रहता है। अगर आपके पास योग्यता है तो बाकी सब बातें बेमानी है। अब कुल मिला बाजार वाले का एक और, या मुक्त बाजार वाले का कहने का तात्पर्य है कि बाजार आपको कोई मतलब नहीं है कि किस जाति धर्म से आते हैं, बस बाजार को आपकी प्रतिभा, आपकी काबिलियत से मतलब है। आप में अगर काबिलियत है आप आगे आगे आ जाइए, आपके जाति धर्म महिला पुरुष से क्या ही मतलब है बाजार को। आगे देखिए, अगला पॉइंट है कि बाजारी वितरण के पक्ष में एक तर्क यह भी दिया जाता है, बाजारी वितरण के पक्ष में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि यह हमें ज़्यादा विकल्प प्रदान करता है, मल्टीपल ऑप्शन देता है, अलग अलग डाइवर्स ऑप्शन देता है बाजार। इसमें शक नहीं कि बाजार प्रणाली उपभोक्ताओं के तौर पे हमें ज़्यादा विकल्प देता है। हालांकि बाजार में तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन किसी न किसी ऑप्शन के, क्या उसको बोलते हैं, मतलब किसी न किसी चीज़ को दाव पे रखना पड़ता है। हम जैसा चाहे वैसा चावल पसंद कर सकते हैं, जो हमको चावल 40 रुपये केजी, 20 रुपये केजी, 50 रुपये खाना, उसको पसंद कर सकते हैं। अपने पसंद का स्कूल में पढ़ सकते हैं, बशर्ते उनकी कीमत चुकाने के लिए हमारे पास साधन होना चाहिए। और अभी भी समय ऐसा है कि लोग अपनी हैसियत के अनुसार बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हैसियत के अनुसार कपड़ा दे रहे हैं। यहाँ पहनने वाला लोग 10,000 का भी कपड़ा पहन ले रहा है, और हम लोग जैसा लोग 200 150 का कपड़ा में भी काम चला रहे हैं। तो यहाँ तो आपके पास है कि ऐसा नहीं है कि अगर जो सुविधा संपन्न लोग हैं वो 5,000 का कपड़ा पहन रहा है और दूसरे लोग बिना कपड़ा के चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि जो गरीब हैं, जो निचले तबके से आते हैं, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, संसाधन कम है, उनके लिए भी उसी ढंग का, उनके पास जिस हिसाब से संसाधन है उस हिसाब से उनके पास सुविधाएं भी उपलब्ध है। ठीक है, तो बाजार कहीं ना कहीं लोगों को मल्टीपल ऑप्शंस देता है। लेकिन बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं के मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छी गुणवत्ता की वस्तुओं और सेवाएं लोगों के खरीदने लायक कीमत पर उपलब्ध हो। अब बाजार की एक और सबसे बड़ी
महत्वपूर्ण भूमिका यह हो जाती है कि अब जिसके पास जितना जरूरत है जिसके पास जितना संसाधन है उस हिसाब से उस व्यक्ति को सबसे अच्छा सामान आप दीजिए, तो उस कंडीशन में बहुत अच्छा होगा। यदि निजी एजेंसियां इसे अपने लिए लाभप्रद नहीं पाती, तो वे उस खास बाजार में प्रवेश नहीं करेगी, अपनी सस्ती और घटिया सेवाएं मुहैया कराएगी। यही वजह है कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में बहुत कम निजी विद्यालय हैं खुले भी हैं और कुछ खुले भी हैं, तो वे निम्न स्तरीय हैं। स्वास्थ्य सेवा और आवास के मामले में भी सच यही है। इस स्थिति में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और लोगों को पर्याप्त सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए, लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को बढ़ाना, मैक्सिमाइज करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मुक्त बाजार और निजी उद्यम के पक्ष में अक्सर सुनने में आने वाला दूसरा तर्क यह है कि वे जो सेवाएं मुहैया कराते हैं उसकी गुणवत्ता सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सेवाओं से प्राय बेहतर होती है। अब देखिए, हमारे यहाँ एक बड़ा विरोधाभास चलता है कि सरकार द्वारा जो सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है बहुत घटिया और खराब किस्म की होती है। हालांकि अब सुधार भी हो गया है। अब सरकारी स्कूल में देखिए, मास्टर अपना अलग चल रहा है, टीचर अपना अलग लाइन में है। न मास्टर को टीचर से मतलब है, न टीचर किसी को कोई मतलब नहीं है। अब जिस स्कूल में या जिस रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं, छत कब गिर जाएगा कोई गारंटी नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से प्राइवेट या निजी संस्था में, अगर निजी स्कूल में हम पढ़ते हैं, तो हमारे पास ज़्यादा सुविधाएं होती हैं, अच्छे कुर्सी टेबल होता है, अच्छा बेंच पे हम लोग बैठ के पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में हम लोग नीचे बोड़ा पर बिछा के बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं फ़र्क तो दिखता है। और निजी ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं उसी चीज़ के लिए। लेकिन इन सेवाओं की कीमत उन्हें गरीब लोगों की पहुंच से बाहर कर दे सकती है। लेकिन एक ये भी बात है कि जो गरीब है, जिनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, निजी स्कूल में नहीं जा सकते। निजी व्यवसाय वही जाना निजी व्यवसाय वही जाना चाहता है जहां उसे सबसे ज़्यादा मुनाफा मिले, और इसलिए मुक्त बाजार ताकतवर, धनी और प्रभावशाली लोगों के हित में काम करने को प्रवृत्त होता है। इसका परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर और सुविधाहीन लोगों के लिए अवसरों का विस्तार करने के बजाय अवसरों से वंचित करना हो सकता है। अब एक और बहुत बड़ा प्रश्न उठता है मुक्त बाजार के लिए कि बाजार कभी भी काम करेगा तो अपने लाभ की स्थिति को देखते हुए काम करेगा। अब लाभ के चक्कर में आप वैसे जगह नहीं जाइएगा जहां आपको नुकसान होने वाला है। तो इस कंडीशन में अब क्या होगा कि जो वहाँ के लोग हैं उसको पर्याप्त मौका नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए कोई देहात का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में उतना पैसा वो कमाएगा नहीं, तो प्राइवेट स्कूल देहात में खुलेगा नहीं। दूसरा नंबर, और भी कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि बाजार बहुत हद तक हम लोग को फायदा भी पहुंचाता है, मल्टीपल ऑप्शंस देता है, अलग अलग ऑप्शन देता है, तो कुछ नुकसान भी होती है। नुकसान इस परिप्रेक्ष्य में होती है कि जो सुविधा संपन्न लोग नहीं है, जिनके पास संसाधन नहीं है, जो सुविधा विहीन लोग हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता प्राइवेट संस्थाओं में जाने का। और स्वाभाविक है कि जिस जो प्राइवेट स्कूल से पढ़ा है, अभी ही देखिए, हालांकि अपवाद सब जगह है, लेकिन प्राइवेट स्कूल के बच्चे को ज़्यादा तेज माना जाता है, सरकारी स्कूल के बच्चे को कम तेज माना जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले को ज़्यादा पढ़ा लिखा माना जाता है, और हम लोग जैसे हिंदी मीडियम को कम पढ़ा लिखा या फिर मंद बुद्धि टाइप का कुछ माना जाता है। तो कुल मिला के है कि अ, एक चीज़ और इसका कहने का तात्पर्य है कि जो निजी संस्थान जनरली होती क्या है, तो प्रभावशाली लोगों या पैसा वाले लोगों या फिर किसी न किसी राजनीतिक दबाव में काम करती हैं। ठीक है, क्योंकि उनका मेन मकसद है लाभ कमाना। अब उनको ज़्यादा लाभ कमाना है तो कहीं से भी कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तर्क तो तर्क तो बहस के दोनों पक्षों के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन मुक्त बाजार आमतौर पर पहले से ही विधि संपन्न लोगों के हक में काम करने का रुझान दिखाता है। अब देखिए, तर्क तो हम लोग दोनों परिप्रेक्ष्य में कर सकते हैं कि एक सामाजिक या फिर राज्य के हस्तक्षेप पे और दूसरा मुक्त बाजार पे। लेकिन क्या है कि हम शुरू से ट्रेंड देखते आ रहे हैं, शुरू से ऐसा देखते आ रहे हैं आमतौर पे कि कहीं ना कहीं निजी संस्थान जो हैं वे सुविधा संपन्न लोगों के हक में ही काम करती हैं। इसी वजह से अनेक लोग तर्क देते हैं कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य को यह सुनिश्चित करने की पहल करनी चाहिए कि समाज के तमाम सदस्यों को बुनियादी सुविधाएं मिल सके। अब राज्य का ऐसा रवैया देख के लोगों के द्वारा कहा जाता है कि नहीं, अब राज्य को ही आगे आना चाहिए और लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि की व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे आजकल सरकार कर भी रही है। जल की अच्छा सुविधा देने के लिए नल जल योजना चला, लोगों को अच्छा स्वच्छ ऊर्जा देने के लिए एलईडी लाइट का बंटवारा किया गया था, बांटा गया था, आवास दिया गया लोगों को रहने के लिए, सरकार की तरफ से राशन मिल दिया जाता है, स्कूल में अच्छे बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, जो सुविधा संपन्न स्थिति में नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, वंचित है, उनके लिए सरकार द्वारा खाने पीने का व्यवस्था किया गया है, शिक्षा का व्यवस्था सरकारी स्कूल से किया गया है। तो तमाम सुविधाएं आज के समय में देखी जा सकती है जो सरकार द्वारा या राज्य द्वारा की गई है। तो अभी का अगर स्थिति देखें तो ना तो पूरा हम राज्य को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना ही पूरा बाजार को। तो कहीं ना कहीं मिला जुला यानी मिक्स्ड सिस्टम को एक्सेप्ट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा।
अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक समाज में वितरण और न्याय के मुद्दे पर असहमतियां अपरिहार्य हैं। अब लोकतांत्रिक समाज में क्या हो कि वितरण और न्याय के मुद्दे पर असहमतियां अपरिहार्य हैं और भी फायदेमंद भी हैं और अपरिहार्य मतलब कुछ असहमतियां भी हैं और फायदेमंद भी हैं, क्योंकि वे हमें विभिन्न दृष्टिकोणों की जांच परख करने और विवेक सम्मत ढंग से अपने विचारों का बचाव करने को बाध्य करती हैं। वाद विवाद के जरिए इस असहमतियों के बीच राह निकालने का भी दूसरा नाम राजनीति है। हमा हमारे अपने देश में अनेक किस्म की सामाजिक और आर्थिक विषमताएं मौजूद हैं और उन्हें कम करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के माध्यम से हमें इसमें शामिल मुद्दों पर बहस करने करने तथा न्याय के अनुसरण के सर्वोच्च रास्ते के बारे में एक सहमति पर पहुंचने में मदद मिलती है। अब देखिए, कई बार एक बहुत अच्छा कथन है कि आप किसी विचार को तभी बहुत अच्छा कह सकते हैं, सार्वभौमिक सत्य कह सकते हैं, जब उसके एवज में या फिर उसके विपक्ष में कोई नेगेटिव विचार रहा हो। तो किसी को अच्छा हम कब कह सकते हैं कि हम गर्मी आ गया। अब हम अभी जैसे मैं आपको बोलूं कि गर्मी आ गया, तो किस बेसिस पे कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने ठंडा को भी झेला है। जब हम ठंडा को झेले हैं तभी हम गर्मी को बता रहे हैं। ठीक है। तो इस कंडीशन में कि जब दो विचार होते हैं, एक अच्छे विचार एक खराब विचार, तो कहीं ना कहीं दो विचारों के प्रतिस्पर्धा से ही सर्वोत्तम विचार या सबसे अच्छा विचार मिलेगा। तो यहाँ असहमतियां होनी चाहिए और विषमताएं मौजूद हैं, जिसको विभिन्न असहमतियों या विभिन्न विचारों के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। ठीक है। अब न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के अध्ययन से हमें इसमें शामिल मुद्दों पर बहस करने तथा न्याय के अनुसरण में सर्वोत्तम सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, इसमें पहुंचने में मदद मिलेगी। सबसे अच्छे विकल्प या सबसे अच्छे तरीके पर पहुंचेंगे। हालांकि इसमें लोकतांत्रिक या फिर राज्य सरकार, साथ ही साथ मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा का साथ में चलना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कोई भी एक चीज़ बहुत किसी एक चीज़ को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जे एस मिल, हमने जे एस मिल को पढ़ा है स्वतंत्रता वाले टॉपिक पे। इनका ऑन लिबर्टी करके एक बुक था। जे एस मिल, न्याय में ऐसा कुछ अंतर न्याय में ऐसा कुछ अंतर नहीं था जिसे करना न सिर्फ सही है और न करना सिर्फ गलत, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा जता सकता है। एक बार और इसको पढ़ते हैं, थोड़ा पार हो गया होगा ऊपर से। जेस मिल का कहना है कि न्याय में ऐसा कुछ अंतर नहीं है जिसे करना न सिर्फ सही है और न करना गलत, क्योंकि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा जता सकता है। तो कुल मिला के कहना है कि कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है जिसे हम कर सकते हैं, जिसे नहीं कर दूसरा नहीं कर सकते, लेकिन नैतिक रूप से परखना ज़्यादा अच्छा होगा कि नैतिक रूप से आप उसको क्या सही क्या गलत समझ रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे हम लोग को नैतिकता के बेसिस पे सिखाया जाता है कि भाई तुमको कोई जानवर को नहीं मारना है। तो क्यों नहीं मारना है? क्योंकि हमारे जैसे वो भी जीव हैं, और अगर हम मार देंगे तो जीव हत्या का पाप लगेगा। तो कहीं ना कहीं धर्म से रिलेटेड या फिर अलग अलग तरीकों से, जैसे शुरू में हमने पढ़ा कि धर्म के आधार पर न्याय दिया जाता था, तो कहीं ना कहीं जोड़ दिया जाता है कि ये बाबू तुम फलनवा को मारोगे तो तुम नरक में जाओगे। चाहे मतलब कुछ चीज ऐसी हैं जिससे लोगों को समझाने का प्रयास किया जाता था। जेसमिल को याद रखिएगा, अक्सर जेसमिल से प्रश्न बनता है। अब कुछ प्रश्न हैं जो कि न्याय से संबंधित हैं। इसे एक बार आप देख लीजिएगा। अगर आपको इस विषय में थोड़ा भी संदेह लगता है और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाया, तो उस कंडीशन में आप हमसे चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हालांकि प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हर व्यक्ति को उसका प्राय देने का मतलब, यानी हर जो व्यक्ति करना चाहता है उसको उसका हक देने का मतलब क्या है? हर किसी को उसका प्राय देने का मतलब समय के साथ साथ कैसे बदलाव है, इस पे चर्चा करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि अध्याय में दिए गए न्याय के 3 सिद्धांतों की संक्षेप में चर्चा करें, क्योंकि और प्रत्येक को उदाहरण के साथ समझाएं। 3 सिद्धांत है, एक तो समान लोगों के साथ समान व्यवहार, दूसरा समानुपातिक, और तीसरा वितरणात्मक वाला जो जॉन रोल्स का पढ़े थे। इसका तीनों तीनों कुछ कुछ पॉइंट लिख कर उदाहरण के साथ समझाना है। तीसरा, क्या विशेष जरूरतों का सिद्धांत सभी के साथ समान बर्ताव सिद्धांत के विरुद्ध है? अब इस पे चर्चा करना है। निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वितरण को युक्ति संगत आधार पर सही ठहराया जा सकता है। रॉल्स के इस तर्क को आगे बढ़ाने में अज्ञानता के आवरण के विचार का प्रयोग किस प्रकार किया जाए? आगे देखते हैं। पांचवा, आमतौर पर एक स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम बुनियादी जरूरतें क्या मानी जाती है? जैसे कि WHO या अलग अलग संस्थाओं द्वारा देखे थे कि आवास होनी चाहिए, बढ़िया पानी होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, पोषण तत्व वाला खाना होना चाहिए। इस पर चर्चा करिएगा।
इन न्यूनतम को सुनिश्चित करने में सरकार की क्या जिम्मेदारी है? तो सरकार और भी बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जिम्मेदारी है और इसके द्वारा वैसे कदम उठाए गए हैं। छठा पॉइंट, सभी नागरिकों की जीवन की न्यूनतम बुनियादी स्थिति उपलब्ध कराने के लिए राज्य की कार्रवाई को निम्न में से कौन कौन से तरीके वाजिब ठहराए जा सकते हैं? कि मतलब अगर नागरिकों को जीवन की न्यूनतम बुनियादी स्थिति उपलब्ध कराने के लिए राज्य के द्वारा कौन कौन सा काम है जिसे सही साबित किया जा सकता है? तो इसमें चार काम है, जिसमें चार, एक पहला, गरीब और जरूरतमंदों को निःशुल्क सेवाएं देना एक धर्म कार्य के रूप में नियोजित है। बिल्कुल सही बात है। जो सक्षम नहीं है उसको सरकार द्वारा सुविधाएं दी जानी चाहिए। आगे खा देखिए, सभी नागरिकों को जीवन का न्यूनतम बुनियादी स्तर उपलब्ध कराना अवसरों की समानता सुनिश्चित करने का एक तरीका है। बिल्कुल सही बात है। ग कुछ लोग प्राकृतिक रूप से आलसी होते हैं और हमें उनके प्रति दयालु होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ कंट्राडिक्शन है कि आलसू जो कुछ करना नहीं चाहता है, जैसे हम एक रील्स में देखे थे, वीडियो पूछा था कि आप पढ़े लिखे हैं, तो हाँ बहुत सारी डिग्रियां उसके पास थी, लेकिन क्या था कि वो करना कुछ नहीं चाहता था। अब आप कुछ करना ही नहीं चाहिएगा तो उस कंडीशन में आपके साथ सरकार कुछ करती है तो थोड़ा तो अन्याय होगा यहाँ। अंतिम छह है, सभी के लिए बुनियादी सुविधाएं और न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना साझी मानवता और मानव अधिकारों की स्वीकृति है। बिल्कुल, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है और उम्मीद करते हैं कि आपको ठीक ठाक अच्छे से समझ में आया हो। जहाँ कहीं भी आपको थोड़ा बहुत अगर दिक्कत लगा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं निसंदेह आपके संदेह को दूर करने का प्रयास करूंगा। तो एक बार आप ज़रूर कमेंट में बात करें कैसा लगा मेरा प्रयास। ये मेरा तीसरा वीडियो है, इसमें अच्छा खासा मेहनत भी लगता है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग की तरफ से भी मोटिवेशन या प्रोत्साहन के तौर पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया जाएगा। साथ ही साथ पॉलिटिव इथासू में हमसे जुड़े रहे और किसी भी प्रकार की या कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि हमको कुछ समझ में नहीं आया या मेरे द्वारा कुछ गलत बोला गया है या फिर कहीं सुधार की आवश्यकता है, कुछ और जोड़ा जा सकता है, तो प्लीज़ अपना फीडबैक दे ताकि सुधार किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना देर जुड़े रहने के लिए और आगे हम फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।